हमारे इस आज के टॉपिक से 100% प्रश्न ज़रूर फंसेंगे जाके। तो बेटा यहाँ देखते हैं कि 3 बेहतरीन सलाह कौन कौन सी है। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत किसी को, करके दिखाओ। जानते हैं बेटा लिंक के बारे में। लिंक को हम हिंदी भाषा में कड़ी भी कहते हैं और ये बेटा 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है मोनोपोलर लिंक, इसके बाद होती है बाईपोलर लिंक और सबसे बड़ी होती है होमोपोलर लिंक। होमोपोलर लिंक को हम समध्रुवीय कड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डीसी लिंक जो होते हैं कि दिश धारा संचरण प्रणाली में शक्ति स्थानांतरण के लिए 3 प्रकार की कड़ियों का उपयोग किया जाता है। कड़ियाँ अर्थात लिंक का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार हैं। एकल ध्रुवीय कड़ी, इसको हम मोनोपोलर लिंक कहते हैं। द्विध्रुवीय कड़ी, इसको बाईपोलर लिंक कहते हैं और समध्रुवीय कड़ी, जिसको होमोपोलर लिंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें से सबसे पहला आपका हेडिंग है मोनोपोलर लिंक। मोनोपोलर लिंक में आपका सबसे पहले आपकी एसी सप्लाई रहेगी 3 फेज की, इसके बाद ट्रांसफार्मर रहेगा और ये ट्रांसफार्मर जो है इस एसी सप्लाई का स्टेप अप करता है, मतलब एसी सप्लाई को बढ़ाता है और यहाँ पर रेक्टिफायर लगा करके इस सप्लाई को एसी से डीसी में रूपांतरित कर दिया जाता है और यहाँ पर ऋणात्मक सप्लाई प्रदान की जाती है, जबकि धनात्मक वायर को क्या करते हैं, ग्राउंड कर दिया जाता है। तो बेटा यहाँ से ऋणात्मक सप्लाई ये आपका सेंडिंग एंड है और ये आपका रिसीविंग एंड है। तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं ये आपका कन्वर्टर है और यहाँ पर आपका जो इन्वर्टर लगा है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। तो यहाँ से एसी सप्लाई जब मिल जाती है, जो यहाँ से एसी सप्लाई ये रेक्टिफायर प्रदान कर देता है, तो इसके बाद हम पुनः स्टेप अप या स्टेप डाउन, जो जैसे हमको सप्लाई चाहिए उस हिसाब से उसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर लेते हैं। जो आपका मोनोपोलर लिंक होता है इसमें धारा वापसी के लिए कोई भी संबंध नहीं होता है। तो धारा वापसी के लिए यहाँ पर पृथ्वी या फिर समुद्र का उपयोग किया जाता है। तो जो मोनोपोलर लिंक है इससे रिलेटेड हमारे कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्न हैं। एक बात और बता दें बेटा आपको, मोनोपोलर लिंक, होमोपोलर लिंक और बाईपोलर लिंक से रिलेटेड चित्र बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर मोनोपोलर लिंक का एक ये आधुनिक चित्र दिया गया है। हो सकता है कि आप लोगों की यूपीपीसीएल या किसी अन्य टेक्निकल के एग्ज़ाम में आ जाए, तो इस चित्र को केवल अपनी आँखों में बसाना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पर मोनोपोलर लिंक के बारे में कुछ विशेष पॉइंट दिए गए हैं। इनके बारे में जानते हैं कि मोनोपोलर लिंक के अंतर्गत केवल एक चालक होता है और इस चालक में ऋणात्मक की ध्रुवता होती है। धारा वापसी का कार्य पृथ्वी अथवा समुद्र के द्वारा करवाया जाता है। ये तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है बाईपोलर। ठीक है बेटा, याद रखेंगे इसको। बाईपोलर लिंक में क्या होता है कि बाईपोलर लिंक में दोनों के दोनों जो चालक होते हैं ये ऋणात्मक ध्रुवता के उपयोग में लाए जाते हैं, जो एसी 3 फेज की सप्लाई को ट्रांसफार्मर लगा करके और यहाँ पर स्टेप अप करके इसके बाद रेक्टिफायर के द्वारा इसको क्या करवाया जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा इसको एसी सप्लाई को डीसी में रूपांतरित कर देते हैं और इसके बाद पुनः इधर रेक्टिफायर के ही द्वारा हम इस डीसी को एसी सप्लाई में रूपांतरित कर लेते हैं और ट्रांसफार्मर से हम पुनः इसको रूपांतरित कर लेते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन। जैसे भी इस जो आपकी बाईपोलर लिंक है, बाईपोलर लिंक में भी धारा वापसी का कार्य, धनात्मक का कार्य, जो धनात्मक चालक होता है धारा वापसी का जो कार्य करता है वो भी आपका पृथ्वी या समुद्र हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पृथ्वी या समुद्र हो सकता है। जबकि इस लिंक में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यहाँ पर जो बाईपोलर लिंक होता है, बाईपोलर लिंक में एक चालक धनात्मक और एक चालक ऋणात्मक होता है। इसमें पृथ्वी के द्वारा और समुद्र के द्वारा धारा वापसी का कार्य नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर जिस ओर से एसी सप्लाई को डीसी में रूपांतरित किया जाता है वो होता है बेटा कन्वर्टर, और जब डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में रूपांतरित करते हैं, एसी का डीसी में रूपांतरित करेंगे तो कन्वर्टर स्थापित करते हैं, और जब डीसी सप्लाई का हम एसी सप्लाई में रूपांतरित करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टर कहलाता है। तो ये वाला सेक्शन जो है ये कन्वर्टर है और ये वाला सेक्शन
इन्वर्टर कहलाता है। बेटा एक बार फिर से याद रखना, इसमें एक माइनस और एक प्लस दोनों ध्रुवताएं होती हैं और इनमें धारा वापसी का कार्य एक चालक के द्वारा ही करवाया जाता है और इस लिंक को सबसे अच्छा लिंक भी माना जाता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे आपका बाईपोलर लिंक का एक आधुनिक चित्र भी है, अगर आपके पेपर में आ जाए तो इसको आप आराम से मार सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चालक होता है। धारा वापसी का कार्य आप एक चालक के द्वारा करते हैं। यहाँ पर ये HVDC है, हाई वोल्टेज डिस्ट धारा सप्लाई के लिए हम जब हम आप 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर से ऊपर किसी भी सप्लाई को लेकर के जाएंगे तो वहाँ DC सप्लाई जो होती है ये सबसे अधिक मितव्ययी होती है, इसलिए यहाँ पर HVDC को लेकर के जाते हैं और ये HVDC जो सप्लाई होती है ये AC सप्लाई की अपेक्षा मितव्ययी हो जाती है। क्यों मितव्ययी हो जाती है? क्योंकि AC सप्लाई अगर आपका 3 फेज़ का रहेगा तो यहाँ पर आपको 3 चालक भी लेकर के जाने पड़ेंगे, इसके बाद इनके इंसुलेटर भी चाहिए और इसके बाद इनके टावर जो पोल बनेगा उस पोल का भी आकार बड़ा चाहिए। जबकि DC के बाईपोलर लिंक में आपका टावर का आकार कम रहेगा, चालकों की संख्या घट कर के 2 रह जाती है और इंसुलेटर के साइज कम हो जाते हैं, तो यहाँ से बचत हो जाती है। तो बेटा 500 किलोमीटर से ऊपर अगर हम किसी लाइन को ले जाना चाहते हैं तो यहाँ AC सप्लाई नहीं, AC सप्लाई के स्थान पर DC सप्लाई को प्रेषित किया जाता है, क्योंकि AC सप्लाई की अपेक्षा DC सप्लाई अधिक मितव्ययी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा यहाँ देखते हैं बाईपोलर लिंक के बारे में। बाईपोलर लिंक के अंतर्गत 2 चालक होते हैं, इसकी एक धनात्मक व दूसरा ऋणात्मक ध्रुवता रखता है। तीसरा पॉइंट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में प्रत्येक चालक दोहरा चालक हो सकता है। दोहरा चालक का मतलब है इसमें बंडल्ड कंडक्टर हो सकते हैं। ये आपका एक लाइन हो गया और ये आपका दूसरा लाइन हो गया, इसमें से ये ध्रुवता आपकी ऋणात्मक हो सकती है और ये वाली धनात्मक हो सकती है। इस प्रकार से ये लाइन 2-2 चालक और 4-4 चालक भी चल सकते हैं। इन चालकों को जब संयुक्त रूप से उपयोग में लाया जाता है तो इसको बंडल्ड, ठीक है ना, बंडल्ड कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि डिस्ट धारा पक्ष में प्रत्येक सिरे पर समान निर्धारण वाले श्रेणी संयोजित कन्वर्टरों के दोनों समुच्चय के बीच की संधि एक या दोनों सिरों पर भूयोजित की जाती है। एक बात आपको बता दें, जो हम लोग बाईपोलर देख रहे हैं तो बाईपोलर में दोनों समुच्चय की बात यहाँ पर की गई है। ये समुच्चय क्या है? एक आपका इस साइड का पूरा सिस्टम है और दूसरा आपका इस साइड का पूरा सिस्टम है। इसमें इसको और इसको दोनों को ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है, यही बात वहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, दोनों ध्रुव समान धारा पर कार्य करते हैं। क्योंकि दोनों ध्रुवता समान धारा पर कार्य करेंगे, क्योंकि एक ही चालक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की पोजीशन में उपयोग में लाया जा रहा, यहाँ पर पृथ्वी के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इस स्थिति में भू धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसको भू से संयोजित नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा। अब जानते हैं तीसरा जो लिंक है आपका DC लिंक, होमोपोलर लिंक। होमोपोलर लिंक जो होती है इसको समध्रुवीय कड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोनों के दोनों जो चालक होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं और धनात्मक जो होता है वो धारा वापसी का कार्य हम किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा करवाते हैं। तो इसमें भी बेटा यहाँ पर जो ये रेक्टिफायर लगे हैं, इस रेक्टिफायर को आप कन्वर्टर कहेंगे और इसका नाम इन्वर्टर होता है। ठीक है, ये AC सप्लाई को पहले HVDC में रूपांतरित करेगा, इसके बाद इसको हम HVDC को रूपांतरित करके HVAC सप्लाई में रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। होमोपोलर के विषय में कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। होमोपोलर लिंक के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चालक होते हैं या हो सकते हैं। इसके बाद सभी चालक समान ध्रुवता के रखे जाते हैं जो ऋणात्मक ध्रुवता के होते हैं। दोनों के दोनों चालक इसमें ऋणात्मक ध्रुवता के होते हैं, जबकि धनात्मक चालक का कार्य पृथ्वी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट को देख सकते हैं। इसके धारा वापसी जो इसकी वापसी चालक जो होते हैं ये पृथ्वी अथवा धात्विक चालक हो सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी और समुद्र के द्वारा इसका धारा वापसी का कार्य करवाया जाता है। तो बेटा नोट, यहाँ पर विशेष प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। हमारे होमोपोलर लिंक में ऋणात्मक ध्रुवता के कारण विद्युत रोधन की कीमत तथा कोरोना लॉस
कम हो जाता है, क्योंकि ऋणात्मक चालक जब हम उपयोग में लाएंगे तो इस पर जो कोरोना लॉस होता है, कोरोना लॉस कम होता है, जबकि धनात्मक चालक पर कोरोना लॉस की अधिकता होती है। तो यहाँ पर जब ऋणात्मक चालक हम सेंड करेंगे तो यहाँ पर कोरोना लॉस की कमी हो जाएगी। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों में हमारा वीडियो अनिवार्य रूप से सेंड करें। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हमारा चैनल तो नया है परंतु हम आपको कंटेंट जितना बना करके दे रहे हैं इसी में से यूपीपीसीएल का पूरा पेपर बन जाएगा। हमारे प्रत्येक वीडियो से आपको किसी भी परीक्षा को उठा करके आप देख लीजिए, जितने भी वीडियो हमारे रहेंगे प्रत्येक वीडियो में से आपको सभी प्रकार की टेक्निकल की परीक्षाओं में क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिलेंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा लिंक में बाइपोलर लिंक का प्रयोग सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसमें दिष्ट धारा लिंक बिना भू वापसी के कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है जरा देखेंगे। बाइपोलर लिंक की बात किया जा रहा है। होमोपोलर लिंक में दो चालक होते हैं, दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, जबकि जो बाइपोलर की जो लिंक है इसमें दोनों के दोनों एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, और जबकि होमोपोलर की जो लिंक होती है इसमें दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, जबकि यहाँ पर यदि मोनोपोलर की बात आती है तो वहाँ पर केवल एक चालक होता है और वो भी ऋणात्मक होता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, होमोपोलर लिंक का प्रयोग किसी भी पोलर लाइन के विकास का प्रथम चरण होता है। एक बार फिर से देखते हैं, होमोपोलर लिंक जो होती है इसका किसी भी पोलर की लाइन के लिए प्रथम चरण माना जाता है, जबकि कुछ समय बीतने के बाद लोड जब बढ़ता है तो लोड बढ़ने पर बाइपोलर लिंक द्वारा विद्युत शक्ति संचरण की क्षमता को दोगुना किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, होमोपोलर लिंक बनाते हैं जिस पर हम चलाते बाइपोलर हैं, बनाते होमोपोलर हैं, चलाते बाइपोलर हैं। जब बाइपोलर चलाएंगे और होमोपोलर की लाइन बनेगी, अगर इस पर किसी प्रकार से लोड बढ़ा तो हम क्या करते हैं, बाइपोलर के स्थान पर होमोपोलर का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि बाइपोलर की डिजाइन भी दो चालकों से होती है और होमोपोलर की डिजाइन भी दो ही चालकों से होती है। बाइपोलर में हम धनात्मक ऋणात्मक ध्रुवता लेते हैं, जबकि होमोपोलर में दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं। जब लोड बढ़ती है, लोड अधिक होने पर हम होमोपोलर चालक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बेटा यहाँ पर देख लेंगे जो डीसी की लिंक होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये चित्र दिया गया है ये आपका किसका है, पहचान सकते हैं आप लोग, बाइपोलर या होमोपोलर का। इस चित्र को आप स्वयं कन्फर्म कर सकते हैं। यहाँ पर वर्तमान में जो ये चित्र लगाया गया है ये बेटा होमोपोलर का जो आपका होमोपोलर लिंक है उसके लिए ये लाइन बनाई गई है और ये पेपर में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं कि विद्युत शक्ति प्रणाली परियोजन की अभिकल्पना दीर्घजीवी मतलब लंबे समय के लिए अभिकल्पित की जाती है और ये निम्न विचारों पर निर्भर करती है। इसमें जो विचार हैं वो क्या प्रकट किए गए हैं, तो बेटा देखेंगे शक्ति स्थानांतरण की मितव्ययता मतलब जो शक्ति का स्थानांतरण करेंगे इसकी बचत होती है। शक्ति स्थानांतरण की तकनीकी निष्पादन, टेक्निकल में जो बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद शक्ति संचरण की विश्वसनीयता, डीसी से सप्लाई जब प्रेषित करते हैं तो विश्वास कुछ बढ़ जाता है। बेटा एक और हमारा इसी के साथ में टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको ब्रेक इवन डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले इसके विषय में जानते हैं और फिर इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। यहाँ बेटा जो ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है, इस ब्रेक इवन डिस्टेंस पर एसी और डीसी दोनों संचरण लाइनों के खर्चे परस्पर समान हो जाते हैं। याद रखना, नाम ब्रेक इवन डिस्टेंस पर एसी और डीसी दोनों की लाइनों के खर्चे समान हो जाते हैं, जबकि सिरोपरी संचरण लाइनों में ब्रेक इवन डिस्टेंस 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के मध्य रखी जाती है। और यहीं पर अगर भूमिगत केबलों की बात की जाए तो ब्रेक इवन डिस्टेंस की जो दूरी होती है वो 40 किलोमीटर तक केबल ली जाती है। बेटा अभी हाल ही में यूपीपीसी विद्युत उत्पादन का जो परीक्षा हुआ है उसमें हमारा ये पॉइंट आया है। उसमें ये 500 के स्थान पर 600 लिखा था, 600 से 800 दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार पुनः इसको विस्तार पूर्वक फिर से जानते हैं। ब्रेक इवन डिस्टेंस जो होती है, एसी और डीसी दोनों के संचरण लाइन के खर्चे जहाँ पर दोनों समान हो जाते हैं वहाँ पर ब्रेक इवन डिस्टेंस, वह दूरी ब्रेक इवन डिस्टेंस कहलाती है। और OHT के लिए, ओवरहेड सिरोपरी लाइनों के लिए 500 से 800 किलोमीटर की दूरी जो है ब्रेक इवन डिस्टेंस कहलाती है। और
भूमिगत केबलों के लिए ब्रेक इवन डिस्टेंस की डिस्टेंस जो होती है वो 40 किलोमीटर होती है। तो बेटा यहाँ पर ब्रेक इवन डिस्टेंस को समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर जो ये बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु पर यहाँ पर मैंने जो लिख रखा है, इस बिंदु को हम ब्रेक इवन डिस्टेंस, ठीक है ना, इस बिंदु को ब्रेक इवन डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ये खर्चे, जो ये कॉस्ट है, ये आपकी ये डीसी की एसी की लाइन है और ये डीसी की लाइन है, इनके दोनों की यहाँ पर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस स्थान पर इनकी दोनों की डिस्टेंस जो है ये आपकी केबलों के लिए, भूमिगत केबलों के लिए, और ये ओवरहेड के लिए है 500 से 800 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है इसको हम ब्रेक इवन डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें देखते हैं कि जो ये एसी की लाइन है ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले अगर है यहाँ पर, तो इसके खर्चे कम हैं। एसी के खर्चे ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले कम होते हैं, जबकि डीसी के खर्चे ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले अधिक होते हैं। जब हम ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद मतलब 500 से 800 किलोमीटर ओवरहेड में या 40 किलोमीटर तक केबलों में जाते हैं, तो ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद इनमें डीसी की कॉस्ट घट जाती है और एसी की कॉस्ट उल्टी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि डीसी के खर्चे घट जाते हैं और एसी के खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए डीसी अधिक लंबी दूरी के लिए ज़्यादा मितव्ययी साबित हो जाती है। तो बेटा याद रखना, ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद डीसी के खर्चे कम हो जाते हैं, जबकि ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले एसी सप्लाई लाइन के खर्चे कम होते हैं। में हमारा सबसे पहला जो इंसुलेटर है बेटा, ये पिन इंसुलेटर है। इस पिन इंसुलेटर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। इसमें से पहला पॉइंट है आपका, पिन इंसुलेटर का निर्माण पोर्सिन या चीनी मिट्टी से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है, पिन इंसुलेटर पर चमकीला पदार्थ ग्लेज्ड डाला जाता है, जिससे इंसुलेटर की दक्षता बढ़ती है और नमी इससे मुक्त हो जाती है। ये नमी अवशोषित नहीं करता है। ये ग्लेज्ड क्या होता है बेटा, जो ये ग्लेज्ड है, ग्लेज्ड एक ऐसा पदार्थ होता है जो कांच से तोड़ करके और बारीक पीस करके लिक्विड फॉर्म में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। और इस ग्लेज्ड का ही उपयोग इस इंसुलेटर के ऊपरी हिस्से पर किया जाता है। ये एक प्रकार का कांच होता है जिससे इंसुलेटर में चमक भी आती है और ये आकाशीय बिजली और पानी से भी सुरक्षित रहता है, जिससे इसके अंदर नमी नहीं जाती है। बेटा आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पिन इंसुलेटर का पिन जो होता है, यहाँ पर जो ये पिन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन जो पिन दिख रहा है, पिन इंसुलेटर का पिन जो होता है ये जीआई का या गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पिन इंसुलेटर का उपयोग बेटा 230 वोल्ट से लेकर के और 33 केवी तक किया जाता है। मिनिमम अगर पूछेगा तो 230 वोल्ट मारेंगे और मैक्सिमम पूछेगा तो वो 33 केवी मार सकते हैं। पिन इंसुलेटर को कई खंडों में मिला करके 66 केवी तक उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इस 66 केवी पर इस इंसुलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि 66 केवी के पिन इंसुलेटर को बनाने के लिए इसमें मटेरियल भी अधिक लगेगा और इसके साथ साथ इसका भार भी ज़्यादा होगा। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पिन इंसुलेटर का चकती जैसा पार्ट जो होता है उसको हम पेटीकोट कहते हैं। मतलब ये जो इसके भाग हैं, जो ये कवर किए गए हैं, ये भाग जो हैं, इनका नाम पेटीकोट होता है या इसी को शेड भी कहा जाता है या शेडो कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और पिन इंसुलेटर में ये जो गर्दन लिखा हुआ है, यहाँ पर इस हिस्से में बंधक तार के द्वारा और यहाँ से रख करके एक चालक को बांधा जाता है। इसमें ACSR चालक होगा और जो ACSR चालक है, ACSR चालक के साथ साथ में ACSR जो चालक हम इस पर इंसुलेटर पर ऊपर लगाएंगे, इस हिस्से में यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इसमें ACSR से एक वायर एल्युमिनियम का निकाल करके और उसी के द्वारा यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है मजबूती से, जिस वजह से ये हिलता नहीं है। ये जो खांचा बना होता है, इस खांचे में हम चालक निकालते हैं, जबकि ये गर्दन जो बना हुआ है, इस गर्दन में इसको बांध देते हैं बंधक तार के द्वारा। बंधक तार जिस धातु का यहाँ पर चालक होगा उसी धातु का बंधक तार भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, इस इंसुलेटर को क्रॉस आर्म पर स्थापित किया जाता है। तो बेटा जो क्रॉस आर्म होते हैं, ये आई टाइप भी होता है, सीधा यहाँ पर ये इंसुलेटर लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद वी टाइप भी होते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर इंसुलेटर लगे होते हैं। इसके बाद यू टाइप भी होते हैं आपके क्रॉस आर्म, तो यहाँ पर ये इंसुलेटर लगे होते हैं। तो इसका उपयोग जो पिन इंसुलेटर है, आई टाइप, वी टाइप, यू टाइप,
या जिगजैग टाइप के जो क्रॉस आर्म होते हैं बेटा, ये कुछ ऐसे होते हैं, इन पर यहाँ और यहाँ पर इन इंसुलेटरों का उपयोग किया जाता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चालकों का भार। जितना चालकों का भार होता है ये इस इंसुलेटर पर रहता है, और जितना इंसुलेटर का भार होता है ये किस पर रहता है बेटा, ये क्रॉस आर्म जो होती है, इंसुलेटर का पूरा भार जो है ये किस पे रहता है, क्रॉस आर्म पे रहता है। ये आपका वी टाइप का क्रॉस आर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा इंसुलेटर है ये साइकिल इंसुलेटर है। बेटा हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको हर दिन इसी प्रकार के 3D चित्रों के साथ आपको विस्तार पूर्वक क्वेश्चन मिलेंगे और इनका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन भी मिलेगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। साइकिल इंसुलेटर के जो अन्य नाम होते हैं बेटा, इनको रील इंसुलेटर, चरखी इंसुलेटर, निगड़ी इंसुलेटर या बलनी इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। और बेटा आपको एक बात बता दें, जो आपका साइकिल इंसुलेटर होता है, साइकिल इंसुलेटर को हमेशा डी क्लैंप पर स्थापित किया जाता है। किस पर, यहाँ पर मैंने नोट किया है, साइकिल इंसुलेटर को हमेशा डी क्लैंप पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, डी क्लैंप पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ साइकिल इंसुलेटर बेटा पोर्सलिन के बने होते हैं। साइकिल इंसुलेटर का उपयोग द्वितीयक वितरण प्रणाली में करते हैं। साइकिल इंसुलेटर को अधिकतम 650 वोल्टेज तक उपयोग में लाया जा सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसे सामान्यतः किसी भी एंगल पर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ये इंसुलेटर जो है ये आपका स्टे इंसुलेटर की भांति भी व्यवहार कर लेता है, और इसको हम ऊर्ध्वाधर पिन के रूप में या फिर क्षैतिज या किसी भी एंगल पर इस इंसुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग जो है केवल हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में ही कर सकते हैं। ट्रांसमिशन में इस इंसुलेटर का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्षमता 650 वोल्ट होती है। ये इंसुलेटर भी आपके पोर्सलिन के बने होते हैं, और इन इंसुलेटरों के ऊपर भी ग्लेज्ड का लेप डाला जाता है। इनके आकार और इनके रंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये है साइकिल इंसुलेटर को द्वितीयक वितरण प्रणाली में प्रथम पोल, ठीक है ना, टर्निंग पोल जहाँ पर मोड़ होता है, और इंड पोल तथा स्टे इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारा पहला पोल होता है, जैसे यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ बेटा इस इंसुलेटर को कुछ इस रूप में उपयोग में ले लिया जाता है, और यहाँ से आगे चालक बांध दिया जाता है, और यहाँ पर डी क्लैंप बांध करके इसको रोक लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर है बेटा स्टे इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलेटर है यहाँ पर हमारा स्टे इंसुलेटर। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ है स्टे इंसुलेटर का उपयोग स्टे वायर में किया जाता है, और इसकी जो जैसे पोल होता है, पोल से यहाँ पर अगर कोई स्टे लगाई जा रही है तो स्टे में यहाँ पर जो इंसुलेटर लगेगा तो इसकी ग्राउंड से जो ऊंचाई होगी बेटा, ये कितनी होगी, 3.05 मीटर या 10 फीट की ऊंचाई रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये इंसुलेटर सामान्यतः कई टाइप के होते हैं, इनका टाइप अलग अलग होता है, और ये भी किसके बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। ठीक है, याद रखना है, पोर्सलिन के बने होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है। आगे है स्टे वायर जो होता है 415 11 kV और 33 kV के पोलों की झुकी हुई अवस्था में उपयोग में लाया जाता है, जबकि 33 kV से ऊपर के जो पोल होते हैं उनमें हम स्टे वायर का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पोल है, ये अगर झुका है तो इसको हम स्टे वायर के द्वारा इधर सपोर्ट देते हैं, अगर ये इस साइड में झुक रहा है चालकों के कारण। लेकिन एक और बात यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर यदि किसी पोल का जो झुकाव है 10 डिग्री है तो स्टे तार को हम 30 डिग्री के झुकाव पर करते हैं। यदि किसी पोल का झुकाव 15 डिग्री है तो यहाँ पर आपका स्टे का जो झुकाव होगा ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। तो बेटा याद रखना कि जितना डिग्री पोल झुका होगा उसका गुणा 3 आपका स्टे वायर स्थापित किया जाता है। जिससे कि और एक बात, जो पोल होता है बेटा, पोल के ओर जिस ओर खिंचाव होगा उसके विपरीत साइड में स्टे वायर को स्थापित किया जाता है। एकल पोल पर या प्रारंभिक पोल पर 2 स्टे वायर, जब टर्निंग पोल होता है सप्लाई इधर से आकर के इधर जा रही है तो यहाँ पर भी 2 स्टे वायर होता है, और जब
मध्यम पोल होता है या बीच में, एक तरीके से कहेंगे जब सेक्शन पोल का उपयोग किया जाता है, सेक्शन पोल का जब उपयोग किया जाता है तो सेक्शन पोल में 6 स्टे वायर का उपयोग किया जाता है। वो कहाँ लगते हैं? 2 इस साइड में लगेंगे, एक इधर लगेगा और 2 इसके पिछले हिस्से में लगते हैं। कुल मिला के सेक्शन पोल पर 6 स्टे वायर का उपयोग किया जाता है, जबकि एच टाइप के ट्रांसफार्मर पर जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा वहाँ पर 4 या 2 स्टे वायर का उपयोग किया जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से इसका डिटेल दिया गया है। ये आपका एक पोल रहा और इस पोल में ये जो लगा हुआ है, यहाँ से जो इधर लगा हुआ है, ये आपका स्टे वायर है। स्टे वायर के साथ साथ में यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा है जिसको गेब रेप और इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। और ये इंसुलेटर जो होता है, ये स्टे इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टे इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। गेब रेप मतलब एक छल्ला होता है या इसको लपेट दिया जाता है, इस प्रकार से इसको गेब रेप के नाम से जानते हैं। गे एंकर ये एक मोटा सा पार्ट होता है जो निचले स्तर पर डाल दिया जाता है। गेब रेप मतलब यहाँ पर ज्वाइंट होता है, जो चालक हैं यहाँ पर चालकों का जब एंड होगा तो इसको बांध दिया जाता है, ये गेब रेप कहलाता है। ठीक है, कोई भी पोल अगर 10 डिग्री पर झुका है तो हम क्या 45 डिग्री के एंगल पर 15 डिग्री पर झुका है तो 45 डिग्री के एंगल पर हम स्टे लगाते हैं। यहाँ पर बेटा एक आइटम और लगता है जो इस तरीके से रहता है, इसको बो कहा जाता है। ठीक है ना, इसको बो कहा जाता है, धनुष के आकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला इंसुलेटर आपका है कौन सा? डिस्क इंसुलेटर। तो बेटा डिस्क इंसुलेटर का उपयोग बहुत ज़्यादा भी किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं ये ग्लास का इंसुलेटर है डिस्क इंसुलेटर, जबकि ये इंसुलेटर आपका पोर्सलिन का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ है डिस्क इंसुलेटर का निर्माण कांच या ग्लास तथा पोर्सलिन चीनी मिट्टी के द्वारा किया जाता है। चकती इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर का दूसरा नाम चकती इंसुलेटर या चकती विद्युत रोधक भी होता है। इसको जो है 11 केवी की वोल्टता के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसकी प्रत्येक डिस्क जो होगी ये 11 केवी की वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है, जबकि वोल्टेज की संख्या यदि बढ़ती है तो इनको हम सीरीज क्रम में जोड़ करके और इसका उपयोग कर लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस इंसुलेटर को सदैव स्ट्रेन तनाव रूप में उपयोग में लाया जाता है। डिस्क की हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस इंसुलेटर को लड़ी के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है जब हम इस इंसुलेटर के साथ में जब इस इंसुलेटर के द्वारा हम बहुत सारी इंसुलेटर को जोड़ करके एक लड़ी बनाते हैं तो ये या तो आपका स्ट्रेन इंसुलेटर बनेगा या फिर नीचे की तरफ यदि इसको बनाया जाएगा तो सस्पेंशन इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इंसुलेटर के ब्रेक होने पर ग्लेज्ड पदार्थ इसमें भर दिया जाता है। जान लीजिए कि ये इंसुलेटर है, अगर यहाँ से ये जो है ना ये ब्रेक हो गया, ये चटक गया, जो चटक गया तो अर्थिंग लेने लगता है, तो बेटा इसके स्थान पर यहाँ पर जहाँ चटका हुआ भाग होता है यहाँ पर कांच का तरल पदार्थ होता है ग्लेज्ड, उसको भर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि ये जो दरार होती है ये भर जाती है और ये पूर्ववत जैसे प्रारंभ में था उसी हिसाब से काम करने लगता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस इंसुलेटर में ग्लेज्ड पदार्थ भरते हैं जबकि इस इंसुलेटर को क्रॉस आर्म पर ही स्थापित किया जाता है। जितने भी इंसुलेटर होते हैं, कौन सा इंसुलेटर, कुछ इंसुलेटर को छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेटर जो है क्रॉस आर्म पर भी स्थापित किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर है बेटा कौन सा? स्ट्रेन इंसुलेटर। इसको तनाव विद्युत रोधक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, खंभे में जो आगे की तरफ खिंचा हुआ होता है ये स्ट्रेन इंसुलेटर होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो इंसुलेटर छापा है ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्ट्रेन इंसुलेटर है, तनाव विद्युत रोधक का कार्य कर रहा है। इसमें एक वायर, ये नीचे की तरफ जो वायर गया है इस वायर का नाम जम्फर वायर होता है। ठीक है ना, क्या नाम होता है? जम्फर वायर होता है। जबकि इसमें यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इन पॉइंटों को हम कौन सा? आर्कन हॉर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्कन हॉर्न के नाम से जानते हैं। इसका पॉइंट है स्ट्रेन इंसुलेटर लड़ी बनाकर, स्ट्रेन इंसुलेटर की लड़ी बनाकर, यहाँ पर स्ट्रेन के स्थान पर आपका रहेगा डिस्क। ठीक है ना, डिस्क इंसुलेटर की लड़ी बनाकर स्ट्रेन इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी डिस्कों को जोड़ करके एक आपका स्ट्रेन इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेन इंसुलेटर को संचरण प्रणाली में प्रथम पोल, टर्निंग पोल और एंड पोल पर स्थापित किया जाता है, जबकि
नदी, झरना, रेल लाइन और रोड को क्रॉस करने पर भी स्ट्रेन इंसुलेटर का ही उपयोग किया जाता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, स्ट्रेन इंसुलेटर को हम 33 kV से लेकर के और आपके 765 kV तक उपयोग में लेते हैं, जबकि डीसी सप्लाई में सर्वाधिक स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग 800 kV की लाइनों में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है। बेटा आपको बता दें कि बहुत सारे डिस्कों को जब हम इस रूप में क्षैतिज रूप में स्थापित करते हैं और इनको आपस में कनेक्ट करवा दिया जाता है तो यहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क क्षैतिज अवस्था में रहती है जबकि लड़ी ऊर्ध्वाधर अवस्था में रहती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जबकि स्ट्रेन इंसुलेटर में जो पोजीशन होती है इसमें डिस्क ऊर्ध्वाधर होती है, जबकि लड़ी जो होती है ये कैसी होती है, लड़ी क्षैतिज होती है और डिस्कों को ऊर्ध्वाधर स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो बेटा यहाँ पर जो डिस्कें होती हैं इनको क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है, जबकि आपका जो लड़ी होता है ये ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जंपर सपोर्ट के लिए इस इंसुलेटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ पर जंपर सपोर्ट, जब कोई लाइन का टर्निंग होता है तो यहाँ पर इसका जंपर सपोर्ट के लिए भी उपयोग कर लेते हैं, और जब कोई लाइन सामान्य अवस्था में चलती है तब भी इसी इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्क इंसुलेटर की लड़ी बनाकर स्ट्रेन इंसुलेटर का निर्माण किया जा सकता है। ये प्रायः ग्लास मतलब कांच या पोर्सलिन के बने होते हैं और इनकी जो वोल्टेज क्षमता है ये आपकी सस्पेंशन इंसुलेटर की जो वोल्टेज क्षमता है स्ट्रेन इंसुलेटर की भांति होती है। इसका उपयोग हम 33 kV से लेकर के बेटा आप 765 kV AC सप्लाई पर और यहाँ पर DC सप्लाई में भी इस इंसुलेटर का उपयोग होता है। यहाँ पर जो दो रिंग देख रहे हैं आप, ये जो दो रिंग बने हुए हैं, इन रिंगों को जो देख रहे हैं, इन रिंगों को ग्रेडिंग रिंग या गार्डिंग रिंग के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो लड़ी होती है इसकी दक्षता बढ़ती है। ठीक है ना, लड़ी की दक्षता बढ़ती है, साथ साथ में इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए हम किसी भी लड़ी की दक्षता बढ़ाने के लिए हम ठीक है किसका उपयोग करते हैं, ग्रेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। ग्रेडिंग रिंग से सबसे अधिक कैपेसिटी सबसे नीचे वाली डिस्क की होती है और सबसे कम कैपेसिटी सबसे ऊपर वाली डिस्क की होती है। हम इस समय सस्पेंशन इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा इंसुलेटर है बुशिंग इंसुलेटर। ये इस प्रकार का इंसुलेटर होता है, इसका उपयोग हम आंशिक रूप से करते हैं। इसका कुछ हिस्सा बॉडी के अंदर और कुछ हिस्सा बॉडी के बाहर रहता है। हमारा पहला पॉइंट है इसका, बुशिंग इंसुलेटर सामान्यतः पोर्सलिन के बने होते हैं। इनका उपयोग ट्रांसफार्मर में, सर्किट ब्रेकर में और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मतलब उपयंत्र ट्रांसफार्मरों में सर्वाधिक किया जाता है। बुशिंग इंसुलेटर आंशिक रूप से बाहर से दिखाई देने वाले भाग हैं। इसका आंशिक रूप से कुछ भाग बाहर दिखाई देता है जबकि कुछ हिस्सा इसका अंदर दबा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बड़े ट्रांसफार्मर में ऑयल से भरे हुए बड़े ट्रांसफार्मर में ऑयल से भरे हुए जो बुशिंग होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जबकि बुशिंग इंसुलेटर में तांबे या पीतल की, जो यहाँ पर आपको ये छड़ दिखाई दे रही है, ये या तो आपकी कॉपर की रहेगी या आपकी ब्रास की रहेगी। कॉपर या तांबे की छड़ी यहाँ पर, कॉपर या पीतल की छड़ी यहाँ पर उपयोग में लगाई जाती है, जो कि इंसुलेटर से सीधे अंदर तक संयोजन के लिए प्रदान की जाती है। जबकि बेटा इसका जो ये कैप होता है, ये आपका जिस धातु की यहाँ पर छड़ डाली जाती है उसी धातु का यहाँ पर इंसुलेटर कैप भी स्थापित किया जाता है। इस इंसुलेटर पर जो ये दो वायर निकले हुए हैं, इन वायर को बेटा आर्कन हॉर्न के नाम से जानते हैं। ये आकाशीय बिजली को निगलेक्ट या स्पार्क करके नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट तथा आउटपुट की बुशिंग दोनों अलग अलग होती हैं। बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इनपुट की बुशिंग जो होती है या हम कहेंगे उच्च वोल्टेज की जो बुशिंग होती है वो होती है बड़ी। ठीक है ना, वो होती है बड़ी, जबकि निम्न वोल्टेज की जो बुशिंग होती है वो बेटा छोटी बुशिंग होती है। ठीक है, वो बुशिंग कैसी होती है, वो बुशिंग छोटी बुशिंग होती है, जबकि उच्च वोल्टेज की जो होगी वो आपकी बड़ी बुशिंग होती है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धारा ट्रांसफार्मर की इनपुट तथा आउटपुट की बुशिंग इंसुलेटर की इंसुलेटर जो होते हैं ये समान आकार के होते हैं। हम यहाँ पर सीटी की बात कर रहे हैं। सीटी में जो इंसुलेटर स्थापित किए जाते हैं इंसुलेटर की संख्या 6 होती है, जो छोटे सीटी होते हैं उनमें, ठीक है ना। जो आप 11 kV तक के उपयोग में जो सीटी लेते हैं, इस सीटी में इंसुलेटर की संख्या जो बुशिंग होती है इनकी संख्या 6 होती है, 3 इनकमिंग में और 3 आउटगोइंग में। जो सब स्टेशन पर सीटी उपयोग में लाते हैं उसमें केवल एक ही इंसुलेटर उपयोग में लाया जाता है। बेटा यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट है धारा ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर इनपुट और आउटपुट की दोनों तरफ की जो बुशिंग होती हैं ये समान आकार की रखी जाती हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा जो इंसुलेटर है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग हम किसके लिए, बस बार की सपोर्ट के लिए करते हैं, जबकि पोस्ट इंसुलेटर का निर्माण बेटा पोर्सिलीन के द्वारा किया जाता है। अब वर्तमान में पोस्ट इंसुलेटर फेराइट के भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। वर्तमान में पोस्ट इंसुलेटर जो है पोस्ट इंसुलेटर फेराइट के भी बनाए जा रहे हैं। फेराइट के इंसुलेटर को पोलेराइड इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोलेराइड इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला देखेंगे, अगला है पोलेराइड इंसुलेटर। तो बेटा पोलेराइड इंसुलेटर सामान्यतः फेराइट पराचुंबकीय पदार्थों का बना होता है और ये जो फेराइट नाम का जो पदार्थ होता है ये बेटा विद्युत जो होती है इसका कुचालक होता है, ठीक है ना। विद्युत का कुचालक होता है जिससे इसका निर्माण किया जाता है। इस इंसुलेटर का उपयोग हम किसी भी कोण पर कर सकते हैं, इसको हम किसी भी एंगल पर स्थापित कर सकते हैं। इसको पिन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, स्ट्रेन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, सस्पेंशन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, इसका हम बुशिंग के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं और इस इंसुलेटर के द्वारा हम सबसे अच्छी विद्युत रोधन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इंसुलेटर आकार में छोटे होते हैं परंतु इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेटा ये इंसुलेटर गिरने से टूटते नहीं हैं और इनकी डिस्क जो होती हैं ये बेटा यहाँ पर मैंने लिख रखा है पीवीसी की डिस्क होती है। इस इंसुलेटर का आकार एक इंसुलेटर जो सबसे छोटा इंसुलेटर होता है ये आपका 33 kV के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हम पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है ना, किसी भी उपयोग में इसको हम ले सकते हैं या प्रत्येक एंगल पर इसको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आगे देखते हैं जो स्पेशल है कुछ। यहाँ पर रेलवे में कुछ इंसुलेटर उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। रेलवे में जो इस प्रकार का इंसुलेटर जहाँ पर दिखाई देता है इस इंसुलेटर का नाम सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, जबकि हम लोगों ने जो ट्रांसमिशन में अभी पढ़ा सस्पेंशन इंसुलेटर झूला के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जबकि रेलवे प्रणाली में जो सस्पेंशन इंसुलेटर उपयोग में लाया जाता है वो इस टाइप का होता है, खिंचा हुआ होता है, ठीक है। जो रेलवे प्रणाली में सेक्शन इंसुलेटर होता है ये कुछ इस टाइप का होता है और इसमें होता क्या है कि इसमें एक ओर की जो पावर सप्लाई होगी, एक ओर की, जैसे मान करके चलिए 2 सब स्टेशन हैं SYS1 और SYS2, 2 सब स्टेशन हैं, इनके बीच में हम एक दूसरे की विद्युत सप्लाई को संयोजित नहीं होने देते हैं। इस दोनों को आपस में एक दूसरे से विद्युत रोधित रखने के लिए इस सिस्टम का रेलवे में उपयोग किया जाता है जो सेक्शन इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें इस साइड में दूसरे सब स्टेशन की सप्लाई और इन चालकों पर किसी दूसरे सब स्टेशन की सप्लाई होती है जिससे कि ट्रेन भी आसानी से निकल जाए और इनके ऊपर एक दूसरे का जो पावर है ये पावर भी ना जा पाए। बेटा स्ट्रेन इंसुलेटर रेलवे में भी उपयोग में लाए जाते हैं और इन इंसुलेटरों को कुछ इस रूप में स्थापित किया जाता है, ये रॉड इंसुलेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेटा यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले धारिता का मापन और इसमें निम्न धारिता को सबसे पहले लिया गया है। धारिता को हम कैपेसिटी के नाम से जानते हैं और C जैसे हम निकालते हैं आवेश Q = CV, तो यहाँ से C को कैलकुलेट किया जा सकता है। C जो होती है ये धारिता या कैपेसिटी होती है तो Q/V हो जाएगा। यहाँ पर होता है आवेश बटे जो यहाँ पर Q आवेश है और ये आपकी टर्मिनल वोल्टता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम कैपेसिटी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बेटा यहाँ से जो प्रश्न है हमारा आज का ये है, निम्न धारिता को मापने के लिए हम शियरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। जो शियरिंग ब्रिज आपका ये चित्र में है, अगर परीक्षा में आए तो आप इस चित्र को भी देख करके पहचान सकते हैं और मार सकते हैं। बेटा आज का हमारा इस सेशन का बताने का मूल तात्पर्य यही है कि किस यंत्र के द्वारा हम कौन सा आइटम माप सकते हैं और उसके नाम क्या हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है धारिता। कौन सी? मध्यम धारिता। अभी आपने क्या पढ़ा था? निम्न धारिता। निम्न धारिता को मापने के लिए आपने किसका उपयोग किया था? शेयरिंग ब्रिज का, ध्यान देना। और अब है आपका मध्यम धारिता, मीडियम कैपेसिटी। मध्यम धारिता को मापने के लिए डिसाउटी ब्रिज होता है बेटा, डिसाउटी ब्रिज का उपयोग करते हैं। जबकि उच्च धारिता को मापने के लिए बीन सेतु का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको जो ये सेतु दिखाया गया है ये बीन सेतु है। बीन सेतु का चित्र आप पहचान सकते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर और बाकी 4 रजिस्टर लगे होते हैं। इसको अच्छे से अपना पहचानेंगे। और बीच में एक वे होता है, यहाँ पर हम डिटेक्टर यूज करते हैं। बेटा जो आपके शेयरिंग ब्रिज, डिसाउटी ब्रिज, बीन ब्रिज, ये सभी ब्रिज हैं जिनमें फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, या फिर आर एल सी तीन में से किसी 2 का अगर उपयोग किया जाता है तो बेटा कौन से? एसी ब्रिज होते हैं। और अगर किसी भी ब्रिज में केवल रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है तो वो बेटा डीसी ब्रिज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फिर से बताते हैं, यदि किसी ब्रिज में कोई भी अगर आपको ब्रिज मिलेगा तो उसमें आर एल सी में से कोई भी 2 आइटम अगर आपको मिले तो उन दोनों आइटम में से, जैसे मान लो आर एल मिल गया या आर सी मिल गया या फिर ये तीनों मिल जाएं आर एल सी, तो ये एसी ब्रिज को दर्शाते हैं। जबकि जिस ब्रिज में केवल आर अकेला, प्रतिरोध अकेला दिखाई देगा तो बेटा डीसी ब्रिज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रेरकत्व का मापन। तो धारिता आपने जानी कि सबसे पहले निम्न, उसके बाद मध्यम, उसके बाद उच्च। ठीक है, अब इसके बाद प्रेरकत्व का मापन देखते हैं। जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व हम किसके द्वारा माप सकते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि अज्ञात प्रेरकत्व को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं या किस ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम निम्न से चलते हैं। जो निम्न प्रेरकत्व होता है इसको हम एंडरसन ब्रिज के द्वारा मापते हैं। और निम्न प्रेरकत्व का जो क्वालिटी गुणांक होता है या क्वालिटी फैक्टर होता है ये 5 से कम होता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे ये 5 से कम होता है। जबकि मध्यम प्रेरकत्व में, मीडियम इंडक्टेंस में मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा मापा जाता है इसको। और इसका जो क्वालिटी गुणांक होता है ये बेटा 10 और 5 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जबकि उच्च प्रेरकत्व, हाई इंडक्टेंस को देखेंगे तो हाई इंडक्टेंस का मापन जो है हे ब्रिज के द्वारा करते हैं। उच्च प्रेरकत्व मापन के लिए हे ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसकी रेंज जो होती है ये आपकी 10 से अधिक रखी जाती है। तो यहाँ बेटा जो Q होगा इसका वैल्यू 10 से अधिक होगा, ये रॉन्ग। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। जो आपने अभी 3 ब्रिज के बारे में देखा, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और इसके बाद हैवीसाइड या हे ब्रिज। तो ये हे ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है और एंडरसन ब्रिज है। जो हम यहाँ इंडक्टेंस का मापन करते हैं इसके द्वारा लो इंडक्टेंस होता है, इसके द्वारा मीडियम इंडक्टेंस और इसके द्वारा हाई इंडक्टेंस का मापन करते हैं। बेटा याद रखेंगे इनके नाम और इनके कारनामों के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रेरकत्व का मापन के लिए इस संबंध में कुछ और भी विशेष पॉइंट हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सह प्रेरकत्व। तो सह प्रेरकत्व को बेटा सबसे पहले जानिए, स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि केवल प्रेरकत्व को कैपिटल एल के द्वारा दर्शाया जाता है। सह प्रेरकत्व ये होता क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। तो यहाँ मान करके चलिए कि कोई अगर 2 कुंडलियाँ पास पास में रखी हैं, एक कुंडली को अगर धारा सप्लाई प्रदान की जाती है तो दूसरी कुंडली में जो सप्लाई होती है फ्लक्स के माध्यम से स्वतः ही चली जाती है। तो इस स्थिति को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं और इस स्थिति को म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, कोई एक कुंडली है, अगर कोई एक कुंडली है तो एक कुंडली में जब हम सप्लाई देंगे तो इसी में से निकल करके और इसी में वो प्रवेश करे, अर्थात वो एक ही कुंडली में पूरा कार्य हो फ्लक्स का, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के आधार पर कार्य करने वाली डिवाइस आपकी जो है वो चोक होती है और होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की सिद्धांत पर कार्य करने वाला जो डिवाइस होता है ये होता है बेटा ट्रांसफार्मर। याद रखेंगे। और कौन सा ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर छोड़ करके हम द्विकुंडलन या उससे अधिक कुंडलन की बात करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है सह प्रेरकत्व। शायद समझ गए होंगे। जो सह प्रेरकत्व होता है ये हैवी साइड कैम्पेबल ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। यहाँ जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये हैवी साइड कैम्पेबल ब्रिज है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। परीक्षा में चित्र बहुत पूछे जाते हैं तो इनमें से हो सकता है कि कोई फिगर आपके पेपर में
आ जाए। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो शेयर नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे बेटा स्टूडेंट बढ़ेंगे, जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें। तो बेटा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अज्ञात प्रेरकत्व मतलब एल। अज्ञात प्रेरकत्व को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे बेटा? ओवेन्स ब्रिज का उपयोग करते हैं। यहाँ से जितने ये अभी मैंने ब्रिज बता दिए आपको, 7 ब्रिज आपको बताए हैं, इन 7 ब्रिज जो 7 ब्रिज बताए हैं, इन 7 ब्रिज में से कम आपके पेपर में 2 क्वेश्चन हर बार फंसते हैं, इस बार कोई नई बात नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विशेष भी है। अब चलते हैं रेजिस्टेंस पर। बेटा प्रतिरोध पर चलते हैं, तो इसमें निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन का दोहरा सेतु और विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो बेटा जहाँ पर ये पहला नंबर चित्र देख रहे हैं, ये केल्विन का डबल ब्रिज है। याद रखेंगे ये केल्विन का डबल ब्रिज है और इसके द्वारा हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। और जो प्रतिरोध होता है ये कौन सा होता है बेटा? निम्न प्रतिरोध होता है। जो निम्न प्रतिरोध होता है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे जो आर्मेचर की कुंडलियाँ होती हैं इसमें प्रतिरोध का मान 1 ओम से भी कम होता है। जहाँ पर 1 ओम से कम रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि आर्मेचर की कुंडलियाँ, वहाँ पर उन सभी स्थानों पर जहाँ पर प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा, उन सभी प्रतिरोधों को मापने के लिए हम किसका? केल्विन सेतु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ बेटा जो ये चित्र दिखाया गया है ये केल्विन सेतु का ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें मध्यम प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज और एमीटर वोल्टमीटर विधि का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर विधि का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप जो सेकंड चित्र देख रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र दिखाया गया है। बेटा एक बात और याद रखना, रेजिस्टेंस को मापने वाले जो डिवाइस हैं यहाँ पर केल्विन का दोहरा सेतु और व्हीटस्टोन सेतु और ये मेगर जो हैं ये सभी के सभी डीसी डिवाइस हैं। याद रखेंगे इनमें सभी में बैटरियाँ स्वयं की होती हैं, इनमें बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं तब ये कार्य करते हैं। इनको विद्युत सप्लाई की, बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। बेटा जो मध्यम प्रतिरोध होता है, मध्यम प्रतिरोध 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक होता है और इसका मापन हम व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा कर सकते हैं। जबकि उच्च प्रेरकत्व जो होता है, जो उच्च प्रेरकत्व होता है, उच्च प्रेरकत्व का मापन हम किसके द्वारा कर सकते हैं? जो उच्च रेजिस्टेंस जो होता है, हाई रेजिस्टेंस का मापन हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मेगर के द्वारा। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं ये बेटा मेगर है। मेगर में एक हैंडल होता है। इस हैंडल की गति जो है हम कितनी रखते हैं? 160 आरपीएम रखते हैं। इसको भी याद रखना, 160 आरपीएम हैंडल की गति रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेगर है उच्च प्रतिरोध का मापन करेगा। उच्च प्रतिरोध की रेंज कितनी होती है बेटा? याद रखेंगे 0.1 मेगा ओम जो होता है, ठीक है ना, 0.1 मेगा ओम से ऊपर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। और हाई रेजिस्टेंस आपका कहाँ होता है? तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हम रेजिस्टेंस का चेकिंग करते हैं किसके मध्य? बाइंडिंग और बॉडी के मध्य, या बॉडी या पृथ्वी के मध्य। जब हम इस प्रकार का या घरेलू वाइंडिंग का जो वायरिंग करते हैं उसका हम जब चेकिंग करते हैं या टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। बेटा एक बात हम और आपको बता दें, जो मेगर के द्वारा जब हम रेजिस्टेंस का चेकिंग करेंगे, जब ये मेगर का जो संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है, इनफाइनाइट पर रहेगा। जब मेगर का संकेतक जो होता है वो इनफाइनाइट पर रहेगा तो बेटा यहाँ पर अनंत प्रतिरोध को दर्शा रहा है, अर्थात परिपथ में कौन सा परिपथ है? ये खुला परिपथ की पोजीशन है। अगर इसका जो मेगर है, मेगर का जो संकेतक होता है ये अगर 0 पर चला जाए, जब ये मेगर का संकेतक 0 पर जाएगा तो उस स्थिति में बेटा जो आपका जो मेगर होगा ये जिस परिपथ से जुड़ा है वो परिपथ लघु परिपथ है। एक बात और आपको बता दें, जो मेगर होते हैं तो मेगर में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए जाते हैं। एक इसमें कॉमन होता है, एक एल होता है और एक आपका ई होता है। याद रखेंगे इसमें से जो यहाँ पर लीड जो पड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस लीड को बेटा प्रोब लीड कहा जाता है। याद रखेंगे इसका नाम, इसको प्रोब लीड कहा जाता है। यहाँ पर जो ये आप फिगर देख रहे हैं इस साइड में, ये फिगर आपका किसका है? इसी मेगर की आंतरिक संरचना है। बेटा मेगर से रिलेटेड वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है। मेगर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से जितने भी वीडियो बन सकते हैं मैं अधिक से अधिक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। बेटा याद रखना यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये आपकी 0.1 ओम नहीं है, 0.1 मेगा ओम है। ये मैक्सिमम जो अधिकतम या उच्च प्रतिरोध होता है इसकी वैल्यू यहाँ से प्रारंभ होती है और अधिक तक चली जाती है। एक बात और याद रखेंगे, जो आपका मेगर होता है ये वोल्टेज क्षमता के आधार पर आता है। इसमें जो है मिनिमम 500 वोल्ट का मेगर आता है और मैक्सिमम जो है 3000 वोल्ट का
आपका मेगर जो है वो आता है। हम 500 वोल्ट का उपयोग घरेलू वायरिंग टेस्टिंग के लिए करते हैं। मेगर के अंदर एक डीसी शंट जनरेटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे डीसी शंट जनरेटर होता है, और इसके हैंडल को जब घुमाते हैं तो इसकी गति को हम 160 आरपीएम रखते हैं और ये स्थायी गति से चलने वाला होता है और डीसी सप्लाई का स्वतः ही जनरेशन करता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देखते हैं एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ बेटा अर्थ प्रतिरोध जो होता है, इसको अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए हम भू परीक्षक या अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। बेटा अर्थ प्रतिरोध की जो रेंज होती है, ठीक है ना, अर्थ प्रतिरोध की जो रेंज होती है ये 0 ओम से 5 ओम के मध्य होती है, जबकि जो कुंडलियों का प्रतिरोध होता है इसका मापन हम मेगर के द्वारा करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कुंडलियों का, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में या फिर कुंडली और बॉडी के बीच या फिर बॉडी और पृथ्वी के बीच अगर हमको रेजिस्टेंस का मापन करना होगा तो हम मेगर का उपयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध या अति उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। वायरिंग और वाइंडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है वायरिंग और वाइंडिंग की जांच के लिए बेटा हम मेगर का ही उपयोग करते हैं, जबकि भू प्रतिरोध कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चारकोल साल्ट। जो साल्ट होता है, नमक होता है, इसका घोल, नमक का घोल पानी के साथ घोल लेते हैं, नमक का घोल और चारकोल का उपयोग करते हैं, जिससे पृथ्वी में जब डालेंगे तो जहाँ पर आपने अर्थ बनाया होगा उसमें ये अर्थिंग जो है वो और अच्छा प्रदान करेगा, अर्थात ये जो परिपथ आपके प्रचालित हो रहे होंगे उसको सही अर्थिंग मिलेगा। जब अर्थिंग सही मिलेगा तो सभी सर्किट सही से कार्य करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया और आपके दीवार में या किसी वायर में अगर सप्लाई उतर रही है तो सप्लाई को कंटिन्यू खींचने का कार्य करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं संस्थानों के लिए प्रतिरोध की जो मापन होती है वो क्या क्या होती है, या जो मापने के बाद जो रेंज होती है वो क्या क्या होती है। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे लघु संस्थानों में जो प्रतिरोध होता है बेटा 1 ओम से 2 ओम के बीच होता है, जबकि बड़े संस्थानों में जो रेजिस्टेंस होता है 0.5 से 1 ओम के मध्य होता है, और जो सब स्टेशन होते हैं इनका 1 ओम से कम होता है, जो रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम से कम रहेगा। जबकि जो आपके तार स्थापन संस्थान है इसका रेजिस्टेंस जो लेते हैं वो का अर्थ का रेजिस्टेंस जो लेते हैं, ठीक है, यहाँ याद रखना ये आपका भू प्रतिरोध बता रहे हैं, ठीक है ना। जो भू प्रतिरोध लिया जाता है यहाँ ये 2.5 से 5 ओम तक रहता है, ठीक है बेटा, याद रखना। यहाँ जो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस दिए गए हैं ये कौन से प्रतिरोध हैं, भू प्रतिरोध हैं, ठीक है, भू प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए कि सब स्टेशन है या विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो अगर सब स्टेशन है या विद्युत उत्पादन केंद्र है तो ये बड़े संस्थान आते हैं और इनका रेजिस्टेंस 0.5 के आसपास रखा जाता है। वोल्टमीटर से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन, इसके बारे में आप क्या क्या जानेंगे इसके विषय में बताते हैं आपको। सबसे पहले आप थ्योरी और इसके विश्लेषण के बारे में जानेंगे, चित्रात्मक विवरण जानेंगे, इसकी रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है सूत्र के साथ इसका वर्णन जानेंगे, और अन्य विभिन्न प्रकार के इससे रिलेटेड क्वेश्चन तथा जो वोल्टमीटर है इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं इसके विषय में आज चर्चा होगी। बेटा हमारा आज का सेशन यहाँ से प्रारंभ होता है और इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका जो वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर की जो कुंडली होती है ये पतले तार और अधिक प्रतिरोध की बनी होती है, और ये तार बेटा किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मीटर को सदैव हम समांतर क्रम में स्थापित करते हैं, यहाँ पर हमेशा वोल्टमीटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वोल्टमीटर के द्वारा मापे जाने वाला मान वो कौन कौन सा होता है। अगर आपका एसी वोल्टमीटर है तो आरएमएस मान का मापन करता है, जबकि यहीं पर अगर डीसी जो एसी वोल्टमीटर है ये आपका जो रेक्टिफायर होता है और इंडक्शन होता है ये दो प्रकार के होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक टाइप का आपका वोल्टमीटर है, या तो रेक्टिफायर है या इंडक्शन टाइप है, तो ये एसी की वोल्टेज मापन करेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो वोल्टमीटर दिखाया गया है इसको इस संकेत के द्वारा पहचान सकते हैं। अगर आपको वी लिखा है और इसके नीचे ये वार का लाइन या माइनस का लाइन दिखाई दे रहा है तो ये संकेत आपको बता रहा है कि ये डीसी का मशीन है, और इसमें आपको दो टर्मिनल भी पहचान के लिए बने होते हैं, प्लस और माइनस पोलरिटी होती है। ब्लैक जो होता है ये आपका ऋणात्मक ध्रुवता दिखाता है, और रेड जो होता है ये आपको धनात्मक ध्रुवता दिखाता है, पॉजिटिव पोलरिटी दिखाता है, ठीक है। और जो आपके डीसी पर प्रचालित होने वाले जितने भी एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उन सभी में पीएमएमसी डिवाइस होती है। पीएमएमसी डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मतलब
स्थिर चुंबक चल कुंडली उपयंत्र ही डीसी पर कार्य करते हैं। इसके विषय में हमारे नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो आपका प्रश्न है कि डीसी वोल्टमीटर हमेशा औसत का मापन करता है और डीसी वोल्टमीटर जो होते हैं एमसी या पीएमएमसी डिवाइस होते हैं। जिन उपयंत्रों में पीएमसी या एमसी डिवाइस होती है वो आपकी डीसी मतलब डीसी डिवाइस होती हैं। पीएमएमसी या एमसी डिवाइस ये क्या होती हैं कि जो पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसमें कुंडली को घुमाया जाता है और मैग्नेट को स्थायी रखा जाता है। तो इस प्रकार की जो डिवाइस होती हैं ये आपकी पीएमएमसी डिवाइस होती हैं। जो कुंडली घूमती है वो कुंडली आपकी एल्युमिनियम की बॉबिन पर स्थापित की जाती है और उसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं। पीएमएमसी डिवाइस में आर्मेचर या हम कहेंगे जो घूमती हुई कुंडली है उसको सप्लाई प्रदान करने के लिए हम जो फॉस्फर ब्रांच का बना हुआ हेयर स्प्रिंग या बाल कमानी होती है, बाल कमानी का उपयोग करते हैं। हेयर स्प्रिंग को बाल कमानी कहते हैं और ये फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पीटी या विभव ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टमीटर को स्थापित किया जाता है जो उच्च वोल्टताओं का मापन करता है। बेटा ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम गुणक का उपयोग करते हैं। जो गुणक होते हैं ये उच्च प्रतिरोधी और अधिक फेरों के बने हुए होते हैं। जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर के पीछे साइड से अगर हम देखते हैं, ये मान करके चलिए यदि वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये बेटा पतले तार के बने होते हैं पिछले हिस्से में, या पतली पत्तियां होती हैं, जबकि उसी के नीचे यहाँ पर एक पीछे साइड में एक मल्टीप्लायर लगा होता है। ये आपका गोल भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक यहाँ पर मल्टीप्लायर लगा होता है। तो इससे ये वोल्टमीटर के पीछे साइड से आप पहचान सकते हैं कि वोल्टमीटर जो है ये पीछे से कैसा दिखता है। फिर से एक बार बताते हैं कि जो वोल्टमीटर है पीछे साइड से यदि हम देखेंगे तो इसके नंबर एक कॉन्टैक्ट पतले होंगे और दूसरी बात यहाँ पर जो है ना गुणक स्थापित किया जाता है। जबकि जो ए मीटर होता है, ए मीटर को यदि हम पीछे से देखते हैं तो इसके टर्मिनल मोटे होते हैं और इसके साथ में गुणक या मल्टीप्लायर को स्थापित नहीं किया जाता है। जबकि इसके साथ में एक यहाँ पर हम शंट को स्थापित करते हैं। शंट जो है मैग्नेट की बनी होती है। जो मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर एक तरीके से कहेंगे उच्च प्रतिरोध का बना होता है और ये यूरे का तार का बनाया जाता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। और जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर की हम रेंज जब बढ़ाते हैं तो वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आप फॉर्मूले को देख सकते हैं। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ये सूत्र आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मिलेंगे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे या उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला दिया गया है ये फॉर्मूला है वोल्टमीटर का गुणक बराबर आर जी, मतलब मल्टीप्लायर या गुणक होता है। ये आर एम जो होता है ये मीटर जो वोल्टमीटर होगा उसकी कुंडली का, वोल्टमीटर की कुंडली का रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ साथ में वी जो है ये मापी जाने वाली वोल्टता होती है और वी एम जो होती है नीचे जो दी गई है वी एम ये आपकी क्या है, मीटर की वोल्टेज है जो पहले से दी गई है। और ये ऊपर वाली जो अंश वाली वोल्टेज है ये क्या होती है जो हमको मापनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई वोल्टमीटर है जो 10 वोल्ट की मापन करता है और इसको जो है ना 100 वोल्ट तक मापने के लिए हमको उपयोग में लेना है तो हम गुणक का उपयोग करेंगे और ये गुणक का रेजिस्टेंस आपको, ये गुणक का रेजिस्टेंस जो है ये आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। जबकि मीटर की कुंडली का रेजिस्टेंस ये दिया होगा, इसी में से 1 घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ये गुणक का मान निकलता है। इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ए मीटर और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने से संबंधी जो न्यूमेरिकल है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। और यहाँ पर रेंज बढ़ाने के लिए हम मुख्य रूप से 3 डिवाइस का उपयोग करते हैं। एक होता है आपका शंट, एक होता है शंट जिनको ए मीटर पे स्थापित किया जाता है, एक होता है गुणक जिनको हम वोल्ट मीटर के लिए उपयोग में लेते हैं, यहाँ पर गुणक लिखा है, और एक होता है आपका उपयंत्र ट्रांसफार्मर, ठीक है, याद रखना। उपयंत्र ट्रांसफार्मर होता है, इनका उपयोग उच्च धाराओं और उच्च वोल्टताओं को मापने के लिए हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक यहाँ पर पीटी लिखा हुआ है, एक सीटी होता है जिनको हम धारा ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। सीटी को सदैव हम श्रेणी क्रम में और पीटी को सदैव हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे कि ए मीटर जो होता है, ठीक है ना, ए मीटर होता है इसको हमेशा हम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्ट मीटर अगर आपको दिखाई देगा तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम सप्लाई लाइन के कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को सदैव हम सप्लाई लाइन के समांतर क्रम में स्थापित करते हैं। वोल्ट मीटर की कुंडली इस प्रकार से संयोजित की जाती है। एक बात और आपको बता दें कि जो आपका वोल्ट मीटर जो रहेगा, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर ये वोल्ट मीटर स्थापित किया गया है, तो वोल्ट मीटर में यदि हमको गुणक या मल्टीप्लायर लगाना है तो मल्टीप्लायर जो वोल्ट मीटर के अंदर जो कुंडली होगी, कहाँ पर, यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर लगाया गया है इसकी जो यहाँ पर कुंडली होगी, इस कुंडली के श्रेणी क्रम में गुणक को स्थापित किया जाता है। याद रखेंगे, वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में गुणक को स्थापित किया जाता है। जबकि ए मीटर जो मिलेगा आपको, ए मीटर जो मिलेगा
एमीटर के समांतर क्रम में शंट को स्थापित करते हैं, क्योंकि एमीटर से हमको ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित करवानी है। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर की कुंडली के हम सदैव समांतर क्रम में ही हम मल्टीप्लायर का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, जो आपका REM मल्टीप्लायर जो कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि RG कह सकते हैं इसको, गुणक का रेजिस्टेंस जो होता है। ठीक है ना, ये गुणक है, और गुणक को कभी कभी इस रूप में भी दर्शाया जाता है, गुणक को कभी कभी इस रूप में भी दर्शाया जाता है। यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर रहेगा और यहाँ पर इस रूप से इसको दर्शा देते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं। ये मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का उपयोग हम जनरली एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर में करते हैं। सॉरी, मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर का उपयोग जनरली हम किस में, जो मल्टीप्लायर आपका होगा, जो गुणक होता है, इसका उपयोग हम ऊर्जा मापी में, वाट मीटर में, ठीक है, वाट मीटर में, ऊर्जा मापी और वाट मीटर की PC कॉइल के साथ, ठीक है ना, PC कुंडली के साथ या प्रेशर कॉइल के साथ, जबकि वोल्ट मीटर के साथ इसका उपयोग डायरेक्ट ही किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इन पॉइंटों को। और जो एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, ये दोनों प्रकार के जो एमीटर और वोल्ट मीटर जो हैं, ये एक प्रकार के सूचक उपयंत्र होते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को बेटा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचक उपयंत्र को हम इंडिकेटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एक होता है आपका सूचक के स्थान पर, इंडिकेटिंग डिवाइस के स्थान पर इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, या समाकलित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो समाकलित इंस्ट्रूमेंट बेटा आप याद रखेंगे, समाकलित इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमेशा ऊर्जा मापी होते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा मापी जो होते हैं ये समाकलित इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनको हम सूचक नहीं, इनको हम समाकलित उपयंत्रों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा मापी होते हैं ये समाकलित उपयंत्र होते हैं, जबकि जो वाट मीटर है ये कैसा उपयंत्र है, वाट मीटर एक सूचक उपयंत्र है। इस बात को याद रखना। ठीक है, टोंग टेस्टर वगैरह जो होते हैं, टोंग टेस्टर होते हैं, मल्टीमीटर होते हैं, ये सभी सूचक उपयंत्र होते हैं, जबकि एनर्जी मीटर जो होता है ये समाकलित उपयंत्र, प्राथमिक उपयंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूचक और समाकलित उपयंत्र और ग्राफ जो ग्राफ बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, ये सभी द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्व नियंत्रण। गुरुत्व नियंत्रण प्रारूपी एमीटर, वोल्टमीटर संतुलक एवं नियंत्रक भार होते हैं इसमें, और इसके कारण जो है इसका संकेतक स्थायी हो जाता है। हम एक बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका ये स्पिंडल लगा हुआ है, यहाँ पर 2 प्रकार के भार लटकाए जाते हैं, 2 प्रकार के भार यहाँ पर लटकाए जाते हैं। इसमें एक भार को संतुलक और दूसरे भार को हम किस नाम से जानते हैं, नियंत्रक भार के नाम से जानते हैं। एक आपका संतुलक होता है, दूसरा नियंत्रक भार होता है। इसी के साथ में यहाँ पर संकेतक या इंडिकेटर जुड़ा होता है। ठीक है, जो इंडिकेटर जुड़ा होता है, इस इंडिकेटर को समायोजित करने के लिए हम इन दोनों भार का उपयोग करते हैं, और ये भार उपयोग में लाए जाते हैं किसमें, ग्रेविटी नियंत्रण में। नियंत्रण बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गुरुत्व नियंत्रण, दूसरा होता है आपका स्प्रिंग नियंत्रण। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों लिखे हैं, गुरुत्व नियंत्रण और स्प्रिंग नियंत्रण। स्प्रिंग नियंत्रण में हम जो आपका संकेतक होता है, संकेतक को साम्यावस्था में लाने के लिए या शून्य पर लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बाल कमानी का उपयोग करते हैं। बाल कमानी को हम हेयर स्प्रिंग या बाल कमानी कहते हैं। जो बाल कमानी होती है या हेयर स्प्रिंग होता है, ये किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रांच का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ जो स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग नियंत्रक, ठीक है, स्प्रिंग या कमानी नियंत्रक जो होता है, इस उपयंत्रों में हम फास्फोरस ब्रांच का उपयोग करते हैं, और ये फास्फोरस ब्रांच की बनी हुई बाल कमानियाँ या स्प्रिंग लगे होते हैं। ये स्प्रिंग, इसका चित्र हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, जो बाल कमानी युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हम किसी भी कोण पर, कहाँ पर, किसी भी एंगल पर स्थापित कर सकते हैं, जबकि ग्रेविटी नियंत्रण जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको सदैव हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही उपयोग में ले सकते हैं। इनको केवल हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपयोग ले सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो स्प्रिंग कंट्रोल युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका जो रीडिंग, जो पैमाना होता है, ये कैसा होता है, पैमाना बेटा समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप होता है, लीनियर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, समरूप होता है स्प्रिंग कंट्रोल में, जबकि ग्रेविटी कंट्रोल में इसका पैमाना समरूप नहीं होता है। ठीक है ना, समरूप नहीं होता है, इसका पैमाना कैसा होता है, क्रैम्प्ड होता है। याद रखेंगे, कैसा, क्रैम्प्ड पैमाना होता है। ये क्रैम्प्ड क्या होता है, प्रारंभ में होता है आपका सघन, और बाद में ये दूर दूर होता चला जाता है। इसको हम क्रैम्प्ड पैमाना के नाम से जानते हैं, जो उपयोग में लाया जाता है ग्रेविटी नियंत्रण में।
जो आपका गुरुत्व नियंत्रण युक्त एमीटर या वोल्टमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें जो संकेतक होता है, जो आपका इंडिकेटर जो संकेतक होता है, ये प्रारंभ में पूरे के पूरे मीटर में कहीं भी किसी भी स्थान पर बना रहता है। जैसे ही इस पर सप्लाई प्रदान की जाती है तो ये संकेतक दौड़ करके सबसे पहले शून्य पर आता है। इसके बाद ये वो रीडिंग बताता है जो रीडिंग इसकी होनी चाहिए। जबकि स्प्रिंग नियंत्रण उपयंत्रों में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग नियंत्रण उपयंत्रों में जो संकेतक होता है ये हमेशा ही शून्य पर बना रहता है। एक बात और आपको बता दें कि जो स्प्रिंग नियंत्रण युक्त इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके संकेतक को समायोजित करने के लिए शून्य पर समायोजित करने के लिए यहाँ पर एक एडजस्टर लगा रहता है, जो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम शून्य, जो आपका संकेतक होता है, संकेतक को हम शून्य पर कर सकते हैं। इसका नाम शून्यक भी होता है, ठीक है। जबकि ग्रेविटी कंट्रोल में ये अगर लगा भी होता है, अगर शून्यक लगा भी है तो ये केवल दिखावटी होता है, इसका कोई भी काम नहीं होता है। क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल में जो संकेतक होता है ये प्रारंभ में कहीं भी होता है, पूरे मीटर की रीडिंग पर कहीं भी हो सकता है। जब हम सप्लाई प्रदान करते हैं तो ये पहले प्रारंभ में आता है, बाद में वो रीडिंग दिखाता है जो इसकी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे जो कंट्रोल होते हैं किसी भी मापन उपयंत्र में, ये दो ही प्रकार के होते हैं, कमानी नियंत्रण और स्प्रिंग नियंत्रण। जबकि डैम्पिंग 3 प्रकार के होते हैं। डैम्पिंग के विषय में हम आपके आगे चर्चा करेंगे, या फिर देख लीजिए जो डैम्पिंग होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? सबसे पहले होता है एयर डैम्पिंग, ठीक है ना। एक होता है एयर डैम्पिंग, एक होता है एडी करंट डैम्पिंग, एक होता है फ्लूइड, या हम कह सकते हैं द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली और भंवरधारा अवमंदन प्रणाली। इन तीनों में सबसे अच्छी अवमंदन प्रणाली आपकी जो डैम्पिंग सिस्टम है एडी करंट है। जबकि सबसे सस्ता डैम्पिंग सिस्टम आपका कौन सा है? एयर डैम्पिंग सिस्टम है। और यहाँ पर द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही उपयोग में लेते हैं। अगर द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली युक्त कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम किसी अन्य एंगल पर अगर उपयोग में लेते हैं तो ये रीडिंग सही नहीं बताते हैं, क्योंकि जो ऑयल इसमें भरा जाता है द्रव के रूप में ट्रांसफार्मर का तेल उपयोग करते हैं। अगर जो तेल हम जो भरेंगे वो तेल यदि किसी दूसरी दिशा में हो जाता है तो मीटर का रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगा। इसलिए द्रव घर्षण अवमंदन युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको हम सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में उपयोग में लेते हैं। जबकि अन्य जो दोनों के दोनों एयर और एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम हैं, इनमें दोनों के द्वारा जो बने हुए इंस्ट्रूमेंट हैं इनको दोनों को हम कैसे किसी भी एंगल पर उपयोग में ले सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कमानी नियंत्रण उपयंत्र का जो पैमाना होता है ये समरूप होता है और गुरुत्व नियंत्रण का पैमाना क्रैम्प्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। और एक बात बता दें, जो कमानी नियंत्रण होते हैं इनको हम किसी भी दिशा में उपयोग में ले सकते हैं, जबकि गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेटा देख सकते हैं, एसी और डीसी, एसी ऑब्लिक डीसी, मतलब ऐसे वोल्टमीटर जो एसी डीसी दोनों प्रकार करते हैं। ये एमआई प्रारूपी हो सकते हैं, स्थिर विद्युत प्रारूपी हो सकते हैं, डायनामोमीटर प्रारूपी हो सकते हैं, ठीक है। और ये हॉट वायर और थर्मोकपल प्रारूपी भी हो सकते हैं। ऐसे वोल्टमीटर जो एसी डीसी दोनों प्रकार करते हैं, एमआई प्रारूपी, स्थिर विद्युत प्रारूपी, डायनामोमीटर प्रारूपी, हॉट वायर और थर्मोकपल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चिन्ह जो मीटरों पर चिन्ह बने होते हैं, ये सिंबल जो है इस बार यूपीपीसीएल के पेपर में आया हुआ था और उत्पादन में भी इसको पूछ लिया गया था। ये संकेत जो दिखाया गया है मीटर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही संकेत यहाँ पर दिखाया गया है मीटर में, और ये लगभग प्रत्येक मीटर में बना होता है। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो आपका ये मीटर जो दिखाया गया है यहाँ पर, मीटर का जो ये सिंबल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, मीटर का जो ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल बताता है कि हम केवल एसी सप्लाई पर प्रचालित हो सकते हैं, ठीक है। इस सिंबल से युक्त अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पर केवल इंस्ट्रूमेंट को केवल एसी पर प्रचालित किया जा सकता है। और ये सिंबल भी आपको दिखाई देगा, ऐसे एक सिंबल बना होगा, ये सिंबल भी आपको केवल एसी सप्लाई को ही दर्शाता है। जबकि यहाँ पर ये दोनों अगर आपको सिंबल मिलते हैं, एक ये और इसके नीचे ये वार लाइन मिलती है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, ये अगर सिंबल आपको मिलता है, एक ये सिंबल मिलता है और ये अगर ये सिंबल आपको मिलते हैं तो ये एसी और डीसी दोनों को दर्शाते हैं, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। जबकि याद रखना ये आपका मूविंग कॉइल का सिंबल है, ठीक है, एमसी मूविंग कॉइल जिसमें कुंडली घूमती है उसका ये संकेतक दिया गया है। जबकि यहाँ बगल में जो आपको ये संकेतक दिखाया गया है ये पीएमएमसी का है, पीएमएमसी या एमसी इंस्ट्रूमेंट का ये सिंबल दिया गया है। जो आप ये सिंबल देख रहे हैं ये एमसी इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। अभी डीएफसीसीआईएल की परीक्षा हुई थी पिछले महीने जुलाई में, ठीक है, जून में, तो जुलाई में परीक्षा थी, तो उस परीक्षा में ये सिंबल पूछा गया था। जबकि यूपीपीसीएल के पेपर में ये वाला सिंबल पूछा गया था। आप लोग याद रखेंगे ये एमआई का है और ये आपका पीएमएमसी का सिंबल है, ठीक है। एक बार फिर से लिख रहे हैं, ये एमआई का सिंबल है और ये आपका
PMMC का संकेत दिया गया है, जो कि उपयंत्रों में ये चित्र छपे होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। और यहाँ पर आपका ये शून्यक भी दिखाया गया है, शून्यक को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये शून्य समायोजक दिखाया गया है। यहाँ पर एक बीच में एक जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू के समान एक यंत्र लगा रहता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो संकेतक होता है, संकेतक को हम शून्य पर लाते हैं। इसमें स्क्रू ड्राइवर फंसा करके और इसको हम घुमा देते हैं, इसीलिए इसको शून्य समायोजक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र से संबंधित आप कुछ चर्चा करते हैं। जो ये दिखाया गया है सिंबल, ये आपका वोल्ट मीटर, इसके वोल्ट मीटर की भांति भी ये कार्य कर सकता है, लेकिन कब, ये टोंग टेस्टर का सिंबल है। वर्तमान में जो चित्र देख रहे हैं, जो ये सिस्टम, जो मशीन दिखाई गई है, ये टोंग टेस्टर का है। और टोंग टेस्टर के द्वारा वोल्ट मीटर की भांति इसको हम उपयोग में तब ला सकते हैं जब इसमें हम प्रोब लीड लगाते हैं। प्रोब लीड आपकी ये रखी हुई है, इसमें दोनों साइड में दो दो पिन होते हैं, दो लीड होती हैं, एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है। ब्लैक और रेड दोनों प्रकार की लीड को हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, यह पोर्ट दिया होता है। जब हम प्रोब लीड का उपयोग करते हैं और इसके ये जो स्विच यहाँ पर दिया गया है घुमाने के लिए, इसको हम रोटरी स्विच नहीं कहते हैं बेटा, याद रखना। इसको हम सिलेक्टर स्विच के नाम से याद रखते हैं, ठीक है, के रूप में कार्य करवाता है। सिलेक्टर स्विच जो होता है, सिलेक्टर स्विच को सबसे पहले हम वोल्टेज पर स्थापित कर देते हैं और इसके बाद प्रोब लीड को इस कॉलम में लगा करके उसके बाद हम समांतर क्रम में वोल्टता का मापन करते हैं। इस यंत्र के द्वारा हम केबलों का जो करंट है, धारा है, अधिक पावर की जो केबलें हैं उनकी धारा, हम केबल को छीले बिना केबल के ऊपर से ही हम धारा का मापन कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम टोंग टेस्टर या इसी को हम क्लिप ऑन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसमें क्लिप लिखा हुआ है तो क्लिप ऑन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा उपयंत्र है जिसमें बाहर से सप्लाई का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें बैटरी स्थापित की जाती है। इसकी रीडिंग को देखने के लिए बैटरी स्थापित की जाती है, जबकि ये आपका जो टोंग टेस्टर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सीटी के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे बेटा। इसके प्राथमिक में केवल यहाँ से एक चालक निकाल दिया जाता है, जबकि द्वितीयक का कार्य इसके अंदर की कुंडली करती है। इसके अंदर जो है फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए ये एक प्रकार के स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति भी कार्य करता है। याद रखना, सीटी अथवा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति ये इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है, जिसको हम टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। टोंग टेस्टर के द्वारा ये क्लिप ऑन ये क्लिप है, क्लिप को जैसे ही दबाएंगे यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और इसी में फंसा देते हैं केबल, तो ये केबल की बाहर से ही धारा का मापन कर लेता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। ये टूल किट है। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ जो आप ये जो दोनों चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है ना, ये दो स्प्रिंग के जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है, यही है बेटा कौन सी, बाल कमानियाँ जो फास्फर ब्रांच की बनी हुई होती है। ये आपकी बाल कमानियाँ हैं, फास्फर ब्रांच की बनी हुई होती हैं, जबकि ये आपका स्पिंडल है जिसको हम संकेतक, ये स्पिंडल गलत लिखा है, ये संकेतक है, ठीक है ना, ये संकेतक है, स्पिंडल नहीं है बेटा, स्पिंडल यहाँ पर है। जो ये छड़ी होती है इसको स्पिंडल के नाम से जाना जाता है, जबकि ये संकेतक है जिसको हम सुई या संकेतक कह सकते हैं। संकेतक ये एल्युमिनियम के बने होते हैं, और जबकि ये स्पिंडल बेटा यहाँ होता है, ये जो खड़ा खड़ा आपको दिख रहा है ये आपका स्पिंडल है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका स्पिंडल है, जबकि ये आपका संकेतक है। और ये आपका स्केल होता है जिसको हम पैमाना के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपने बताया, जिन उपयंत्रों में हम स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग करते हैं उनका संकेत कैसा होता है, जो पैमाना होता है ये कैसा होता है, समरूप होता है, याद रखना, ठीक है ना, समरूप होता है, जिनमें हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। जो स्प्रिंग होते हैं, ये जो स्प्रिंग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यही स्प्रिंग जो है फास्फर ब्रांच के बने हुए हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। बाल कमानी युक्त उपयंत्र है, इसी उपयंत्र को हम किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिखा है, ये उपयंत्र किसी भी कोण पर स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ जो ऊपरी स्तर पर और निचले स्तर पर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं घाटी सी, ठीक है ना, ये पिवोट लिखा हुआ है, इसी को हम ज्वेल बेरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये ज्वेल बेरिंग होते हैं, ये एक तरफा बेरिंग होते हैं और इसमें घाटी बनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इनमें घाटी बनी होती है और यहाँ पर स्पिंडल को स्थापित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक आपको सिस्टम दिखाया गया है। ये सिस्टम आपका एक प्रकार का एमीटर है और ये आपका डीसी एमीटर है। जो डीसी एमीटर होगा या डीसी वोल्ट मीटर होगा, इनमें सभी में जो संकेत यहाँ पर लिखा हुआ होता है, जैसे ए लिखा है तो एमीटर हो गया, इसके नीचे लाइन है, इससे पता चलता है कि ये डीसी पर जो है ना प्रचालित होने वाली इकाई। जबकि अगर वोल्ट मीटर होगा तो इसके नीचे भी अगर ये एक लाइन होगी माइनस की जैसी, ठीक है ना, वार कहते हैं इसको, ये भी आपका डीसी पर प्रचालित होने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसके साथ साथ में ये आपका ए के नीचे एक वार लगी है, इससे तो पहचान है ही इसकी। और ये एक प्रकार का कौन सा पीएमएमसी डिवाइस होता है। जो डीसी डिवाइस होते हैं, चाहे एमीटर है चाहे वोल्ट मीटर है, पीएमएमसी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कुंडली को घुमाया जाता है और जो
मैग्नेट होती है उसको स्थापित किया जाता है। जबकि डीसी पर प्रचालित होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक आपका धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। एक प्लस का ब्लैक जो एक प्लस का होता है जिसको हम रेड कहते हैं, एक माइनस का होता है जिसको हम ब्लैक कहते हैं। बेटा यहाँ पर आपका माइनस होगा और इस साइड में आपका प्लस का सिंबल होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ऋणात्मक सिंबल होगा जबकि यहाँ पर आपका धनात्मक सिंबल होगा। ये आपका ऋणात्मक और ये आपका धनात्मक सिंबल को प्रदर्शित करता है। ठीक बच्चों, प्रारंभ किया जाता है टेक्निकल 10 ट्रिक्स में से ट्रिक्स नंबर 1 जो है ये है आपकी बैटरी के चैप्टर से। और एक बात और आपको बता दूं, यूट्यूब पर पहली बार हमारा ये ऐसा चैनल है, आप सभी मित्रों का ऐसा चैनल है ये जिस पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जा रहा है। और इस चैनल पर आपको हमेशा टेक्निकल की ट्रिक जरूर मिलती रहेगी। आज तक आपने किसी भी चैनल पर पढ़ा होगा, परंतु इतनी बेजोड़ और एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी ट्रिक्स जिनका कोई जवाब नहीं, और जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर आप लोगों को बेटा कंफ्यूज होगी, उस कंफ्यूज को मैंने तोड़ निकाला है। और इस ट्रिक की सहायता से प्रत्येक क्वेश्चन को आप परीक्षा में 100% सही मार सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जिनमें देखा होगा कि लोग पढ़ाते तो हैं, पढ़ा करके अपना काम निकाल करके चलते बने, स्टूडेंट को समझ में आए चाहे कुछ भी ना आए। जब किसी भी स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा, मान लो अभी तुरंत तो समझ में आ गया, हाँ सर जी हमको समझ में आ गया, और इसके बाद क्या हुआ, बस 1 घंटा बीता कि सब का सब पूरा का पूरा खत्म हो गया, कुछ भी याद नहीं रहा। तो इन सभी पॉइंट्स को, या फिर याद भी रहा तो टोटल का टोटल कंफ्यूज में रहा। तो क्या करेंगे, इनको सबको कन्फ्यूजिंग जहाँ जहाँ रहती है उस कन्फ्यूजिंग को समाप्त करने के लिए बेटा मैंने 150 ट्रिक्स बताने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से एक हमारे पिछले वीडियो में कुछ मैंने ट्रिक्स 4-5 ट्रिक्स डाली थी और 10 ट्रिक्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ये ट्रिक्स आपको 10 दिन या 15 दिन में एक वीडियो ट्रिक्स का कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो बेटा वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि ट्रिक्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है। और ये ऐसे स्थान से ट्रिक हैं जहाँ जहाँ आपका कन्फ्यूजिंग होता है। जब इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो जो कन्फ्यूजिंग होगी वो कन्फ्यूजिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पहला ट्रिक आपका बैटरी से है, जो लेड एसिड बैटरी या फिर हम एल्कलाइन बैटरी जो पढ़ते हैं, सीसा में संचयक सेल जो पढ़ते हैं, और उसके बाद जो ड्राई सेल पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ बैटरी जो आपकी लेड एसिड सेल है, पी, ठीक है ना, लेड एसिड जो सेल होती है उसकी टर्मिनल पर देखा गया है कि जो बैटरी होती है, इसके बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं बेटा, इस टर्मिनल की ओर से यहाँ जो कैप लगी होती हैं उनसे कुछ गैसें निकलती हैं। इन गैसों में से एक धनात्मक टर्मिनल होता है, एक ऋणात्मक होता है। हम कह सकते हैं एक एनोड होता है, कैथोड होता है। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि एनोड से गैसें निकल रही हैं कौन सी और कैथोड से कौन सी निकल रही हैं, हमेशा कंफ्यूज में रह गया ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का सही तोड़ है बेटा, मैंने ये ट्रिक बनाई है, एक H2O। इससे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से एक सर्किल बनाएंगे, यहाँ इन दोनों को मिला देंगे। तो इसका मतलब हो गया बेटा, जो एनोड है, एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलती है। पहला पॉइंट आप पढ़ करके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी के एनोड टर्मिनल से निकलने वाली गैस है। कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी, इसमें जो सेकेंड पोजीशन जो है का से हम हाइड्रोजन को मिला देंगे। तो इसका मतलब आपका निकलेगा कि जो कैथोड है, ठीक है ना, जो कैथोड है, कैथोड से निकलने वाली जो गैसें हैं वो कौन सी है बेटा? हाइड्रोजन गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन गैसें। शायद हमारी ट्रिक आपको समझ में आई होगी बेटा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 2। इससे आपको, ये आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, मतलब जो ट्रिक है इसमें से आपके 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिससे कन्फ्यूजिंग का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बेटा, इस ट्रिक का नाम है सरमीलम। इसको हम सरमीलम ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सर है ये SR हो गया, MI हो गया, LOM हो गया। इसमें से जो SR है, S से मतलब होता है बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और R से मतलब होता है रिएक्टेंस रिले, मतलब इसको हम प्रतिघात रिले कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिघात
रिले कहते हैं, रिएक्टेंस रिले। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर MI है। S मतलब शॉर्ट लाइन, M मतलब मीडियम लाइन, LO मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन S, M से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और LO से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो आपके रेड कलर से लिखे हैं, R से मतलब आपका हो जाएगा, R से मतलब हो जाएगा आपका रिएक्टेंस रिले, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिघात कहते हैं। I से हो जाएगा इम्पीडेंस, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका X से प्रदर्शित किया जाता है, ये Z से प्रदर्शित किया जाता है और ये R से प्रदर्शित किया जाता है। मोह रिले है, मोह रिले आपका, ठीक है ना। मोह रिले सबसे लंबी दूरी के फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि इम्पीडेंस रिले जो प्रतिबाधा रिले होता है ये मध्यम दूरी की संचरण लाइनों के लिए होता है, और जो रिएक्टेंस रिले मतलब जो प्रतिघात रिले होता है इसका हम लघु संचरण लाइनों में करते हैं। तो इनकी डिस्टेंस देख लेते हैं, कितनी दूरी पर कौन सा रिले उपयोग में लाया जाता है। तो बेटा 80 किलोमीटर से नीचे जो है, 80 किलोमीटर से नीचे हम रिएक्टेंस रिले लगाते हैं, और 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 160 किलोमीटर तक हम रिएक्टेंस रिले इम्पीडेंस रिले लगाते हैं, और जो 160 किलोमीटर है इससे ऊपर हम बेटा मोह रिले लगाते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 से 160 और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो होती है 160 किलोमीटर से ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी है ट्रिक नंबर 2। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपकी वीडियो बनाए जा रहे हैं, और इस वीडियो में से कोई भी हमारा वीडियो देखेंगे, प्रत्येक वीडियो से आपको किसी भी टेक्निकल की परीक्षा में 100 में 100% आपको क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है, सन 2018 की बनी हुई ट्रिक है ये बेटा, बहुत लंबा समय बीत गया है। इसमें मैंने धातुओं से संबंधित उनके तापमान की सीमाओं को निर्देशित किया गया है, ठीक है ना। और इस ट्रिक से आप इतनी सारी धातुओं के नाम याद रख सकते हैं और इनके टेम्परेचर बड़े आराम से याद रहते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि बेटा बताने वाले यूट्यूब पर बता करके तो निकल लिए, लेकिन बेटा याद कौन करवाएगा? याद तो हम ही लोगों को करना है, परंतु कैसे? पढ़ाने वाले तो पढ़ा करके निकल लिए, आपको बता दिए बेटा ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस याद कर लो, और बस याद कर लिए। तो याद कैसे किए? आज तुरंत याद कर लिए, अगले दिन भूल गए। ऐसा अगर करेंगे तो परीक्षा में सफलता कैसे मिलेगी? तो बेटा यहाँ पर देखते हैं धातुओं के तापमान और उनकी सीमा से संबंधित जो ट्रिक है वो इसको कैसे पढ़ेंगे। ये गाड़ी नंबर है, इस गाड़ी के नंबर की भांति इसको डिजाइन किया गया है। MP15 MG 2030 में U का है। इस शब्द से बेटा यहाँ पर हमको कोई भी ताल्लुक नहीं है, बाकी शब्दों से, सभी शब्दों से हमको मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले N मतलब होता है बेटा नाइक्रोम, ठीक है ना, और N को मिलाइए 1 से, N को मिलाइए 1 से, इसका मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है। जो N होता है ये नाइक्रोम होता है, और नाइक्रोम जो प्रदान करता है ये कितना टेम्परेचर प्रदान करता है? 1000 प्रदान करता है। नॉर्मली अवस्था में बेटा 850, ठीक है ना, और 850 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो नाइक्रोम है इसका उपयोग किया जाता है, परंतु आपातकाल स्थिति में जो नाइक्रोम होता है इसका उपयोग हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, 2 मिनट तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पर ये नरम होकर के पिघलने लगता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, P लिखा है, इसका मतलब है प्लेटिनम, और प्लेटिनम धातु की अगर एलिमेंट बनाए गए हैं भट्टियों के तो ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लिखा है M, इसका मतलब होता है वो बेटा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है ये 20 मतलब 2000, ठीक है ना, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रदान करते हैं, और इसकी भट्टियों के एलिमेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा G को मिलाइए आप 30 से और M को मिलाइए 20 से, तो ये 30 लिखा है, तो G मतलब होता है गैलियम, और इसका उपयोग हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए एलिमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा में, ठीक है ना, में मतलब है बेटा मैग्नीन। अब 3000 के ऊपर आपका 3500 आएगा, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मैग्नीन प्रदान करता है, जबकि यहाँ पर यूरेका जो है यूरेका प्रदान करता है आपका 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का टेम्परेचर। और इसमें से का जो लिखा हुआ है जो आपका कैंथाल होता है, ये कैंथाल सबसे अधिक टेम्परेचर प्रदान करता है, 5000 से बेटा ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान प्रदान करता है। बेटा नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं।
अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 4, आवृत्ति और धारिता के मापन से संबंधित ट्रिक है। यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। यहाँ पर आवृत्ति और धारिता के मापन जो है, इन दोनों के मापन को हम इस एक शब्द के द्वारा याद रख सकते हैं। शब्द है अवध। ठीक है, अवध के द्वारा हम याद रख सकते हैं। आ से आपकी होगी आवृत्ति, धा से हो गई आपकी धारिता, और वह जो है ये प्रदर्शित करता है बीन ब्रिज को। तो बीन ब्रिज के द्वारा या बीन सेतु के द्वारा आवृत्ति और धारिता दोनों का मापन किया जाता है। बेटा हमारे प्रत्येक ट्रिक में आपकी कंफ्यूजिंग को 100% नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और ये जब आपकी कंफ्यूजिंग ही खत्म हो जाएगी तो परीक्षा आपकी 100% निकलना संभव है। तो बेटा ऐसी चीज का और ऐसे शिक्षक का चयन करो जो आपको सफलता की सीढ़ी तक 100% ले जाने की कोशिश करता है। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट ट्रिक है बेटा हमारी ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति गुणक और परावैद्युत हानियों का मापन। इसका मापन हम किसके माध्यम से करते हैं, ये हमेशा कंफ्यूज में रहता है। तो यहाँ बेटा केवल एक शब्द आप याद रखेंगे, परासी शक्ति। परा मतलब हो गया परावैद्युत हानियाँ, और शक्ति मतलब हो गया बेटा शक्ति गुणक, मतलब जिसको हम कास्फाई कहते हैं, बिजली कारक कहते हैं। तो परावैद्युत हानियाँ और शक्ति गुणक दोनों का मापन हम शियरिंग ब्रिज के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे। दोनों का मापन हम शियरिंग ब्रिज के द्वारा कर सकते हैं, जबकि शियरिंग ब्रिज के द्वारा कहीं कहीं आपको धारिता का भी मापन मिलेगा। ठीक है, निम्न धारिता का मापन हम शियरिंग ब्रिज के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में देखेंगे यहाँ मांग गुणांक का फॉर्मूला, जो बेटा आप लोगों को हमेशा तंग करेगा। आज याद करेंगे तो कब भूल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको बताया होगा, परंतु इसकी कन्फ्यूजिंग खत्म नहीं कर पाई होगी। बेटा यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजिंग को 100% नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका मांग गुणांक का जो सूत्र बनेगा, मांग गुणांक का सूत्र हम इस शब्द से याद रख सकते हैं। ये शब्द है दिमाग। ये DI से मतलब हो गया आपका डिमांड फैक्टर, इसको हिंदी में मांग गुणांक कहते हैं। और MA से हो गया मैक्सिमम डिमांड बटे संयोजित भार, कनेक्टिंग लोड होता है। ठीक है ना, मांग गुणांक बराबर अधिकतम मांग बटे संयोजित भार होता है, जो कि किसी भी परीक्षा में हर बार किसी भी टेक्निकल के पेपर में ये सूत्र ऐसा है। अगर आपके 3 सेट बनाए गए हैं तो किसी न किसी सेट में 3 में से जरूर आपको परीक्षा में मिलेगा। बेटा याद रखना, जो मांग गुणांक होती है, मांग गुणांक का अधिकतम वैल्यू, मांग गुणांक का जो मान होता है, ये सदैव इकाई से अधिक होता है, जबकि अन्य जितने भी गुणांक होते हैं उनका सबका मान 1 से कम होता है। बेटा 1 से कम होता है सभी का मान। मांग गुणांक का मान और जो फ्यूज का फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है, इनका दोनों का मान 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखेंगे मांग गुणांक और फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होता है, जबकि अन्य सभी जितने भी गुणांक हैं उनके सभी के मान 1 से कम होते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक नंबर 7, यांत्रिक डिग्री और वैद्युत डिग्री। इसमें बेटा मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा ही इसमें कन्फ्यूजिंग बना रहता है। इस कन्फ्यूजिंग को समाप्त करने के लिए मैंने एक बहुत पहले ट्रिक बनाई थी, जो ट्रिक है 2 PM के नाम से। तो इसको हम बड़े आराम से याद रख सकते हैं कि 2 बजे का समय। ठीक है ना, इसमें से 2 PM, इसमें से 2 को हम अलग कर देंगे। जो 2 है ये आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री के साथ आ जाएगा, और P जो है इसको हम M से मतलब होता है मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P मैकेनिकल डिग्री। ठीक है ना, P मैकेनिकल डिग्री, और इसी से फिर इसको रोटेट करेंगे फॉर्मूले को, तो आपका यहाँ प्राप्त होगा इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर, या 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P मैकेनिकल डिग्री या यांत्रिक डिग्री, और जो इलेक्ट्रिकल होगा इस 2 का इधर हम डिवाइड कर देंगे तो P/2 हो जाएगा। इसको बेटा कहा जाता है ध्रुव युगल। ठीक है ना, इसको कहा जाता है ध्रुव युगल, और ये यांत्रिक डिग्री हो जाएगी। बेटा एक इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री, और जबकि यांत्रिक डिग्री का मान 360 डिग्री लेते हैं। जब ये मान लिया जाता है, जब जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें डिग्री का वैल्यू नहीं दे, जब डिग्री का वैल्यू नहीं देता है तो हम सामान्य अवस्था में ये डिग्रियां ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 मैकेनिकल डिग्री बराबर जो एक मैकेनिकल डिग्री बराबर 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब हम ध्रुवों की संख्या को इकाई रख देते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर, ठीक है ना, ध्रुवों की संख्या को 1 रख देंगे तो ये मैकेनिकल डिग्री हो जाएगी। तो 1 यांत्रिक डिग्री बराबर 2 क्या वैद्युत डिग्री। या हम कह सकते हैं कि जब ध्रुवों की संख्या को 2 मान लिया जाए तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या संबंध होगा, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है, ये मैकेनिकल डिग्री, मतलब जो वैद्युत डिग्री है ये यांत्रिक डिग्री की बराबर हो जाती है जब ध्रुवों की संख्या को 2 रखा जाता है। तो बेटा नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। प्रदीपन से यहाँ से मैंने देखा है 100% कोई भी बच्चा हो 100% बच्चों को इस चैप्टर की ये जो आपकी दक्षताएं, ये जो ये मात्रक हैं या यूनिट्स हैं, यहाँ पर 100% बच्चों को जरूर यहाँ पर जो है कंफ्यूज रहती है। इस कंफ्यूज का तोड़ मैंने निकाला है, एक छोटी सी ट्रिक बनाई है बेटा, इसको याद रखेंगे, प्रदीपन संबंधी ट्रिक। और इसमें ई लवर ज्योतिबा फूले को पैदल, ताकि इसके माध्यम से आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। और इस लाइन से आपको ये 4 के चारों आपको जो मात्रक हैं बड़े आराम से याद रहेंगे। यहाँ पर बेटा ई लवर से मतलब है, ई लवर से मतलब ई से हो गया आपका क्या इफिशियंसी, इसको दक्षता भी कहा जाता है। लवर मतलब हो जाएगा ला और वा, इसका मतलब हो जाएगा ल्यूमेन प्रति वाट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ज्योतिबा फूले, इससे हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स जो है ये हो जाएगा आपका ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, इफिशियंसी का मात्रक, ठीक है ना, ल्यूमेन प्रति वाट होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जो है पैदल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा प्रदीपन और ला से मतलब हो जाएगा बेटा लक्स। तो ये ट्रिक आपकी यहाँ पर सही सटीक हो रही है। ताकि मतलब हो जाएगा तीव्रता, तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता, और के मतलब बेटा कैंडेला होती है इसका मात्रक। तो आप बड़े आराम से इस कोर्स के द्वारा जो ये लाइन दी गई है, इस लाइन के द्वारा इनकी सभी जो कन्फ्यूजिंग है ये समाप्त कर सकते हैं। बेटा हमारी प्रत्येक ट्रिक्स को आप एक कॉपी में कहीं भी अलग से लिखते रहेंगे। हम आपको, मैंने वादा किया है, हम आपको 150 ट्रिक्स प्रदान करेंगे और ये सभी के सभी ट्रिक्स आपको टेक्निकल की रहेंगी। जबकि मैंने देखा है आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी पढ़ाने वाले हैं कोई भी टेक्निकल की ट्रिक्स कभी नहीं डालता है। अगर डालते हैं तो 1 या 2 ट्रिक्स बता देते हैं और बस उसके बाद पूरी की पूरी थ्योरी रटाने का कार्य करते हैं। बेटा हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है। आपकी कन्फ्यूजिंग को 100% निगलेक्ट कर दिया जाएगा। जब आपकी कन्फ्यूजिंग ही खत्म हो जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब 100% श्योर मार करके आएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है बेटा ट्रिक नंबर 9। बेटा अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में जरूर भेजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो ट्रिक्स दी गई है, ट्रिक्स नंबर 9 धातुओं की चालकता से संबंधित है। और इन धातुओं की जो चालकता होगी इसमें किन किन धातुओं को लिया गया है। बेटा धातुओं के नाम देखेंगे, यहाँ पर कंडीशन आप देखेंगे, एक कोट्स बनाया गया है, चांद सोए पाताल में, ठीक है ना। इस लाइन को आप याद रखेंगे और एक मोबाइल नंबर याद रखेंगे 9899 60 47 90, ठीक है। 9899 60 47 90 इस मोबाइल नंबर को याद रखेंगे। और इसमें से चांद मतलब हो जाएगा बेटा चांदी की चालकता जो 98% होती है। 100 मतलब हो जाएगा सोने की चालकता, ये 99% हो जाती है। ए मतलब हो जाएगा एल्युमिनियम की चालकता जो आपकी 60% हो जाती है। और पा मतलब हो जाता है पीतल की चालकता जो आपकी 47% होती है। ता मतलब हो जाएगा बेटा तांबे की चालकता जो आपको 90% दर्शाती है। और इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, चांद सोए पाताल में और 9899 60 47 90। बेटा हमारे यहाँ कन्फ्यूजिंग की कोई भी बात नहीं है, हम आपको 100% कन्फ्यूज से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। बेटा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट और हमारी लास्ट ट्रिक जो है वो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में फास्फर का लेप एवं रंग। इसमें से जितनी गैसें हैं, जितने रंग हैं और किसी भी प्रकार का जितना भी इसमें से क्वेश्चन बनता है हम आपको ट्रिक के माध्यम से 100% सही करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बेटा जो क्वेश्चन इस प्रदीपन के चैप्टर से आता है, इस प्रदीपन के चैप्टर से सभी स्टूडेंट को
ज़रूर कन्फ्यूजिंग होती है, जबकि मैंने इस कन्फ्यूजन को निगलेक्ट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रिक्स लिखी है, कटनी के गुलाम कैसे पागल हैं। इस ट्रिक्स के माध्यम से कटनी से शब्द से मतलब है कैल्शियम टंगस्टेट, ठीक है, कैल्शियम टंगस्टेट, और नी से मतलब है ये नीला रंग प्रदान करेगा। बेटा अगला है के गुलाम, के गुलाम मतलब कैल्शियम बोरेट हो गया, और गुलाम मतलब होता है गुलाबी कलर प्रदान करता है। इसके बाद आपका कैसे पागल, कैसे मतलब हो जाएगा कैडमियम सिलिकेट, ठीक है ना, कैडमियम सिलिकेट हो जाएगा। और पागल में दो शब्द आपके आ रहे हैं, पा से मतलब हो गया पीला और गर मतलब हो गया गुलाबी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीला गुलाबी कलर। कटनी मतलब कैल्शियम टंगस्टेट नीला कलर, ठीक है, और कैल्शियम बोरेट मतलब आपका गुलाबी कलर, और कैसे पागल मतलब कैडमियम सिलिकेट मतलब पीला गुलाबी कलर। ये कोई अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब है अगर कोई, और इस फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक भाग में जो यहाँ पर फास्फोरस का जो लेप लगाया जाता है, बेटा इस लेप के कलर को, इस लेप को इस जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इस पर हम किसका लेप लगाएं कि इन कलर के ये प्रकाश आपको दिखाई देने लगे। तो यही यहाँ पर दिए गए हैं। यदि हम कैल्शियम टंगस्टेट का लगाते हैं लेप इसके अंदर वाले भाग में, तो यहाँ पर नीला कलर प्राप्त होगा। कैल्शियम बोरेट का अगर लगाते हैं तो गुलाबी प्रकाश प्राप्त होगा, और कैडमियम सिलिकेट लगाते हैं तो पीला गुलाबी प्रकाश प्राप्त होगा। तो बेटा कैसा रहा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके टेस्ट के लिए यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।